अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम हमज़ा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गूगल फॉर्म फिल करते जाएँ, अटेंडेंस मार्क करते जाएँ अपने जो लोग जॉइन कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जैसे-जैसे आते जा रहे हैं, अटेंडेंस फिल आउट करते जाएँ अटेंडेंस फॉर्म और मुझे ये बताएँ कल वाला जो मैंने करवाया था वो कितने लोगों ने कर लिया हुआ है? उसमें किसी किस्म का कोई इश्यू तो नहीं आया? और कुछ लोगों को साइट्स में इश्यू आ रहा था, कुछ का रिप्लाई मैं नहीं कर सका, जिनका वो वर्डप्रेस का प्रॉब्लम था, पासवर्ड रीसेट वगैरह का। आप लोग ऐसे करें, या तो अवार्ड स्पेस पे एक नई साइट बना लें या ट्रिपल तरह वेब होस्ट को ट्राई कर लें और वहाँ बना लें। मैं कल जो है उनको रिप्लाई नहीं कर सका, तो वो ये है कि आप अपना काम करने के लिए आप लोग दोनों में से जिस पे बनती है उस पे बना लें। कंपेटिटर्स बैकलिंक्स एनालिसिस ऑफ पेज एसईओ में आएगा। हम अपने कंपेटिटर का चेक करते हैं कि वो कितने बैकलिंक्स हैं, किस किस क्वालिटी के हैं, किस किस साइट से हैं, ये चीज़ें चेक करते हैं हम लोग। क्लाउड से जी थर्ड ऑप्शन वो भी है, कोई भी बना लें। द थिंग इज़ कि हमें वर्डप्रेस चाहिए, सेटअप चाहिए, और किसी ने वर्डप्रेस डॉट कॉम के ऊपर बना दी थी साइट, तो वर्डप्रेस डॉट कॉम के ऊपर साइट नहीं बनानी। वो वर्डप्रेस का सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है। उन्होंने उसमें वो जो आपको वेबसाइट मिलेगी वो बड़ी लिमिटेड होगी, बहुत लिमिटेड होगी। इवन कि आप कोई प्लगइन भी इंस्टॉल नहीं कर सकते फ्री प्लान के अंदर। इस वजह से मैंने वो नहीं करवाया। तो आप वर्ड स्पेस या ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्ट दोनों में से किसी भी एक पे बना लें, बस आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट हो। एसन ट्रांसक्रिप्शन का शायद मैंने फिर किसी कमेंट के अंदर शेयर किया। जस्टिफाई का कोड लग सकता है लगाना हो तो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर नहीं है। जो लोग आ रहे हैं अटेंडेंस मार्क करते जाइए, और कल वाले लेक्चर में कोई इशू तो नहीं है। मैं साथ इसलिए पूछ रहा हूँ कि चलो टाइम हमारा वेस्ट ना हो, हम लोग मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि सब लोग उस पर क्लियर हैं। साइट सबकी बन चुकी हुई है, कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, जिनको आ रहा है उन्होंने दोनों प्लेटफॉर्म ट्राई कर लिए, उसके बाद भी आ रहा है, फिर आप मुझे बताएं।
जाजेब आईडी कौन सी है आपकी? फेसबुक की? नंबर ऑफ रीजंस हो सकती हैं, आपने कोई मैसेज किसी को ज़्यादा किए हो, कहीं किसी ग्रुप में पोस्ट करने के लिए ट्राई किया हो, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। डोमेन रीनेम नहीं कर सकते, मतलब इस वाले में भी नहीं कर सकते, और वैसे भी डोमेन आपने एक दफ़ा लगा दी, वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, मतलब प्रोफेशनल साइट के अंदर अगर आप रीब्रांड करना चाह रहे हो, तो फिर वो आपको टोटल अपनी वेबसाइट जो है उसको मूव करना पड़ेगा नई डोमेन के ऊपर। ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें अभी, मतलब इसमें हमें ज़रूरत नहीं है वर्ड स्पेस के अंदर। यहाँ तो जो भी मिल जाए, हमारा तो मेन काम है वर्डप्रेस लाना था, ताकि रियल टाइम हम प्रैक्टिस कर सकें जो जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे करता रहता अपनी किसी वेबसाइट पे, और आप लोग सिर्फ उसको देखते रहते, तो उसका फ़ायदा नहीं होना था। पासवर्ड वर्डप्रेस की साइट क्या है? आप ना ऐसे करें, ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्ट ट्राई कर लें, या फिर 2-3 लोगों को इशू आ रहा है। मुझे ना असल में आपकी वेबसाइट को रिमूव करनी पड़ेगी वर्ड स्पेस से, डेटाबेस भी रिमूव करना पड़ेगा और दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा। आप एक बार ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्ट से ट्राई कर लें, और उसके बाद मैं फिर मतलब अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर मैं इसको देख लेता हूँ। कल मैं इसको नहीं देख सका, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था थोड़ी सी। जी, अब तो आप कर रहे हैं, कमेंट हो रहे हैं। वर्डप्रेस पे इमेजेस का नहीं, वो वर्ड वगैरह पे ज़रूरत नहीं है असल में। वो हमें अब जब अपलोड करते हैं इमेज, क्योंकि वर्ड पे आप जो मीन्स के टेक्स्ट के इन बिटवीन इमेज ऐड करोगे, स्टिल आपको उसको डाउनलोड करके ही अपलोड करना पड़ेगा ना वर्डप्रेस पे, तो फिर आपको दोबारा वो काम करना ही पड़ना है। चलें, गुड हो गया, आर्टिकल भी पब्लिश किया आप लोगों ने। नहीं, टाइनी पीएनजी से वीडियो कास्ट नहीं करते, और वीडियो हमें चाहिए भी नहीं। हम वीडियो को अपने मेन वेबसाइट पे होस्ट ही नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे हम थर्ड पार्टी किसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो को होस्ट करके वहाँ रख के सिर्फ डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी साइट पे, ताकि हमारे पास लोड ना आए हमारी साइट के ऊपर। चलें, मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं। न्यू स्किल पे काम कब से करना है? हमजा, मैं समझा नहीं। ब्लैंक पेज, रोजी ने बोला। चले, मैं इसको देख लेता हूँ एक बार, लेकिन आप ट्राई कर लें, ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्ट भी ट्राई कर लें तब तक। अच्छा, दोनों पे बनाया है? ब्राउज़र चेंज करके देखें अगर इशू रिजॉल्व होता है। फाइज़ जी, आपका भी एक दोनों पे प्लेटफॉर्म ट्राई कर चुके हैं, ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्ट भी कर चुके हैं और अवार्ड स्पेस भी कर चुके हैं। तो बता दें कि कैसे लॉगिन करें वर्डप्रेस पर। हमजा, अवार्ड स्पेस, ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्ट दोनों पे बनाएं, उसके बाद अगर जो इशू आ रहा है मुझे बताएं। वो मैंने कुछ कमेंट्स, मेरे कुछ रिप्लाईज रहते हैं करने वाले, शायद आपका भी हो अगर आपने ऑलरेडी भेजा हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह उसको। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट हम लोग, मैं 5 मिनट की ट्राई करता हूँ, 10 मिनट हो जाते हैं। और दिन ब दिन स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं। मैं बार बार इंकरेज कर रहा हूँ, लाइव के अंदर आया करें, लाइव देखा करें, ये ज़रूरी है। और मुझे भी चले थोड़ा सा पता चलता है कि लोग सब आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, इसको सीरियस लेके आए हैं। मैं भी शहरी की बात सो रहा हूँ, और मैं उठ के आपके पास लेक्चर भी देता हूँ आपको आके। तो थोड़ा सा ट्राई करें कि आप लोग ना लाइव सेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जितना ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी, चले स्टार्ट करते हैं। ये साइट है जी मेरे पास,
स्ट्रीम यार्ड को मैं स्टार्ट में ले जाता हूँ और ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वेबसाइट है हमने जो बनाई हुई है, आपकी भी होगी, उसमें /wp-admin लास्ट पे लगा के क्लिक करेंगे आप तो ये लॉगिन हो जाएगी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मोस्टली डायरेक्टरीज यहीं होती हैं वर्डप्रेस की, यहीं से लॉगिन होगा। तो अब मैं वर्डस्पेस पे डेली नहीं जा रहा, ना मैं ट्रिपल वेब होस्ट पे जा रहा हूँ, मेरी साइट सेटअप है तो मैं बस अपनी साइट पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम लिखेंगे और उसके बाद अपना पासवर्ड लिखेंगे और इसको आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, ये आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। तो साइट हमारी ओपन होगी। कल हमने छोड़ा था, मैं अपने साथ वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये हमने कल जो चीज़ें की थी, हेडर्स ऑप्टिमाइज किए थे, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स लगाए थे, इमेज ऑल एट्रीब्यूट्स हमने लगाए, परमालिंक स्ट्रक्चर जो है यूआरएल स्ट्रक्चर उसको हमने ठीक किया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बतानी है और पोस्ट में मैं जाता हूँ, आल पोस्ट में जो हमने पोस्ट की हुई थी उसको ओपन करके उसको वहीं से लेके चलते हैं। ये पोस्ट थी जो मैंने कल एडिट की, जिसके वर्मा लिंक किया, जिसके अंदर सब कुछ हमने किया, वो ये पोस्ट है। इस पोस्ट को कर लेते हैं ओपन। ये पोस्ट आपके सामने आ गई। यहाँ पे कल मैंने इमेज लगाया था ये वाला, और इमेज के बाद मुझे कोई पूछ रहा था कि सोर्स वगैरह ऐड करना हो तो सोर्स कैसे ऐड करते हैं। मीन के कोई इमेज आप कहीं से ले रहे हैं, एक तो ये ना कि मैंने आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस बोला, मैंने आपको बोला कि आप गूगल से अवेलेबल फॉर रीयूज़ वाले यूज़ करें। स्टिल आप चाहते हैं कि आप ना जो भी इमेज लेके आते हैं, अक्सर आप किसी वेबसाइट से भी इमेज ले लेते होते हैं, मतलब वो एम्बेड करना ज़रूरी हो गया होता है। कोई स्टैट शेयर कर रहे हैं आप, कोई ग्राफ शेयर कर रहे हैं आप, तो वो ग्राफ या स्टैट्स किसी और वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ इमेज है, तो आप उसका इमेज लेके यहाँ लगाते हो और साथ सोर्स में मेंशन कर देते हो कि इसका जो क्रेडिट है वो इस साइट को जाता है, मैंने यहाँ से ये इमेज लिया है, ये मेरा अपना इमेज नहीं है, ताकि कल को वो भी देखे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे पता हो कि मुझे इन्होंने सोर्स दिया हुआ है, मुझे मेरा मेंशन किया हुआ है कि मैं इसका ऑनर हूँ, और किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सोर्स कैसे ऐड करते हैं, ये इमेज है, ये इमेज मैंने लिया था फ्री पिक से, तो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ फ्री पिक की। अब ये मुझे पता नहीं दोबारा मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन हम लोग देख लेते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं। अगर हम वही वाला लिंक हमें मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कैसे उसको सोर्स देना है, क्योंकि फ्री पिक पे भी कोई ना कोई पर्सन लोग बना के ऐड कर रही है। आप नहीं भी देंगे क्रेडिट तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी फ्री में वहाँ पे रखे हुए हैं। लेकिन मैं उस केस में कह रहा हूँ, जब आप किसी साइट से किसी जगह से उठाते हो और आपने उसको क्रेडिट देना है, उसको बताना है कि ये इसकी ऑनरशिप है, इसकी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो कल मैंने फ्री पिक के ऊपर ये सर्च किया था एंटरप्रेन्योरशिप, और यहाँ पे जो है ना मेरे पास ये आए थे, ये वाला इमेज आया था। मैं फिर सर्च कर लेता हूँ ताकि इमेज आ जाए, तो मैं लगा के उसके बाद मैं कमेंट्स को देखूंगा। फिलहाल मैं कमेंट्स नहीं देख रहा। होता क्या है कि वो अचानक से ना, मतलब पास पड़े हैं मेरे, लेकिन वो देखता हूँ तो ना मिक्स हो जाता है, मैं बीच में रिप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो फ्लो थोड़ा सा टूट जाता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपके साथ उसमें इंटरेक्ट करता रहूँगा। तो यहाँ पे सर्च किया हमने, सर्च करना था एंटरप्रेन्योरशिप, और ये सारे इमेजेस आ गए। अब इनमें ये वाला इमेज हमने लिया था, इस इमेज को हम कर लेते हैं ओपन। ये इसका लिंक है, कॉपी लिंक कर लेता हूँ मैं इसका। कॉपी लिंक करके मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा अपने एडिटर के अंदर। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैंने इस साइट से लिया है, तो मैंने उसको सोर्स में मेंशन करना है, मैंने उसको क्रेडिट देना है कि इमेज उनका है। तो मैं अब क्या करूँगा, ये जो इमेज है, इस इमेज के ऊपर ये पेंसिल आइकन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास कैप्शन आ रही है। कैप्शन मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ भी हम लोग कैप्शन में लिखेंगे वो इमेज के साथ विजिबल होगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सोर्स कॉलन, और मैं क्या देता हूँ जी, फ्री पिक। मैं कहता हूँ जी इनका सोर्स दिया है मैंने, ठीक है। अब ये क्या है कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट। अब उससे होगा क्या, ये सोर्स फ्री पिक तो लिखा हुआ है। अब फ्री पिक जो है उतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अब फ्री पिक में कहाँ से लिया है, ये तो बहुत जनरल अब्रॉड है, मुझे वो मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो फ्री पिक जहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट। सेलेक्ट करके जो मैंने लिंक लगाने का आपको वे बताया था, ऊपर इंसर्ट एडिट लिंक पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, लिंक पेस्ट कर देता हूँ। वो इंटरनल एक्सटर्नल लिंक वाला ही काम है, तो मैं उसको वैसे ही एज इट इज़ कर रहा हूँ, कोई इसमें नई बात नहीं है। तो फ्री पिक सेलेक्ट किया, उस पर जो लिंक मैंने कॉपी किया था फ्री पिक वाला जो इस इमेज का था वो लिया और अप्लाई कर दिया। अप्लाई अकेला नहीं करना, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स है। अगर फ्री पिक पे को क्लिक करेगा सोर्स को देखने के लिए, तो मेरी साइट लीव कर जाएगा अगर मैं सिंपल अप्लाई करूँगा।
मुझे उसको रोकना है कि मेरा टैब वो ना छोड़े। तो मैंने साथ ये गियर जो लिंक ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, जो एक्सटर्नल लिंक के लिए हम करते हैं वो करके अपडेट कर देना। अब अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो न्यू टैब में ओपन होगा और मेरी साइट लीव नहीं करेगा। तो ये आपने सोर्स मेंशन कर दिया कि इस इमेज का सोर्स कहाँ है। और अगर मैं इसको प्रीव्यू करके चेक करूँ तो आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह से इसने डिस्प्ले होना है इमेज के साथ। तो अगर आप इमेजेस ले रहे हैं, कोई स्टैटिस्टिकल मतलब कोई आपने स्टैटिस्टिक्स शो करवानी थी, कोई ग्राफ शो करवाने थे, कुछ भी ऐसा शो करवाना था और वो इमेज आपको कहीं से लेना पड़ा है, तो आप उसको क्रेडिट दे दोगे तो वो पर्सन आपको कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कि इसने मेरा इमेज क्यों लिया है। तो ये सोर्स फ्री पिक आपका लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। अब इसको अगर आप सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो इस पूरे को करें सेलेक्ट, और ये आपके पास टूल बार जो है इसके अंदर ये ऑप्शन आ रहा है सेंट्रलाइज करने का। अब इसमें इमेज सेंट्रलाइज है तो अच्छा मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। मैं एक इंडेंट भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर कोड अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप कोड अप्लाई करना मैं इससे बताना नहीं चाह रहा। चलें मैं आपको बता देता हूँ कि इसको सेंट्रलाइज कैसे करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इमेज पे जाएंगे, इमेज पे ये जो ऑप्शन आ रहा है एडिट करने वाला इस पे आएंगे। अब ये देखें पहले तो मैंने सिर्फ लिखा था सोर्स और कॉलन और वो सब कुछ मैंने मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंने लिखा था फ्री पिक। अब ये देखिए कितना बड़ा लिंक उसके अंदर सब कुछ ऐड हो गया है। तो वर्डप्रेस हमें इस कोडिंग से बचाता है, हमें कोड शो ही नहीं करवाता लेकिन वो सारा काम कर रहा होता है। हम लोग सिंपल एडिटर से कोड लगा के साइड पे हो गए हैं। तो अब अगर आपने इसको सेंट्रलाइज करना है ना, आप क्या करेंगे, सोर्स के लास्ट में बिल्कुल स्टार्ट में ये कोड है CENTER सेंटर, और लास्ट में /CENTER, ये कोड स्टार्ट और कोड क्लोज हो रहा है सेंटर का। स्टार्ट वाला सेंटर सिंपल है, एंड वाले में सेंटर से पहले स्लैश है। ये करके अगर आप अपडेट कर देंगे तो आपका वो जो सोर्स वाला पार्ट है वो आपका सेंट्रलाइज हो जाएगा और वो ज़रा ज़्यादा एक्यूरेट लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर में शो हो तो वो ज़रा सेंटर में शो होगा। ये करके आप इसको प्रीव्यू करके देख ले, ये आपके पास यहाँ पे ये भी सेंटर में आ जाएगा। तो ये है सोर्स मेंशन करने का वे कि अगर आप कभी किसी इमेज का सोर्स वगैरह देना चाहते हैं तो आप इस तरह से देंगे। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं वापस आके कमेंट्स अपने देख रहा हूँ ताकि किसी का इसमें कोई क्वेश्चन ना हो। सरफराज डू फॉलो नो फॉलो बैक लिंक्स वगैरह सारा हम ऑफ पेज में करेंगे। अभी ऑन कुछ कर ले ज़रा। सोर्स अगर तो बता रहा हूँ जिस तरह से फ्री पिक पे है तो ना भी दे कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो फ्री इमेजेस थे, रॉयल्टी फ्री इमेजेस भी हैं तो ना दें कोई मसला नहीं। गूगल के लेबल फॉर रीयूज वाले हैं, ना दें कोई मसला नहीं। लेकिन जहाँ पे आप कोई किसी जैसे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसकी कोई स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं, उसका कोई ग्राफ लगा हुआ है वेबसाइट पे गवर्नमेंट की, वो उठा के आपने शेयर कर दी है, अब वहाँ पे उसको सोर्स लाजमी देना है आपने। इसी तरह से किसी और की साइट का कुछ सोर्स कुछ चीज़ ऐसी है जो आप अपने आर्टिकल में मेंशन करना चाह रहे हैं, तब उसको सोर्स देंगे, उसको बताएंगे, क्रेडिट देंगे कि इसका लिंक है। उनको ये फ़ायदा होगा कि उसके थ्रू उनको ट्रैफिक जनरेट हो सकती है। तो वो जब देखेंगे कि लगा हुआ है इमेज और क्रेडिट भी मुझे दिया हुआ है, बताया हुआ है कि मैं इसका ऑनर हूँ, तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसको अगर आप अपना बना के कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है जी। खतीजा रिसेंट रिक्वेस्ट है कि लेक्चर के शुरू में और एंड पे सब रिपीट कर दिया करें। मैं प्रिसाइजली उस वाइंड अप करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन पता है यहाँ पे क्या है, वीडियो रिकॉर्डेड है। तो मैं अगर वो करूँगा ना इस तरह बार बार रिपीट, अगर ज़्यादा उसमें इन डेप्थ में जाऊँगा तो वो आपको बहुत बड़ी बोरिंग लगेगी। और जो रिकॉर्डिंग बाद में भी अगर आप देखोगे ना, आप कहोगे कि एक ही बात करके उसको बार बार रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मैं उसको प्रिसाइजली बताता हूँ कि हमने आज ये कुछ किया है, लेकिन उसको मैं डिटेल में फिर नहीं जाता कि हमने कैसे किया था। वो एक बार हम बता चुके हैं तो वैसे ही हो जाता है। कोड जी मैंने सेंटर का कोड लगाया है ताकि मैं जो इमेज है उसको सेंटर में ले जाऊं। तो ये एडिट करके कैप्शन के अंदर जो मैंने सोर्स फ्री पिक लिखा था, अब इसे स्टार्ट में लगा लेना नहीं ना। जैसे ये देखो मैंने तो अभी, वैसे तो सिंपल है, स्टार्ट में CENTER सेंटर, ये आपका कोड का स्टार्ट है। और बिल्कुल लास्ट पे जाके जितने पार्ट को सेंट्रलाइज करना था आपने, एंड पे जाके CENTER, बस सिर्फ और सिर्फ ये एक स्लैश है जो इसको वाइंड अप कर रहा है, इसको कोड को क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना सा पार्ट हुआ है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल सा है, बस ये याद नहीं रखना, बस नोट कर लें, लगाना हो तो लगा लें। अब मैंने जब पहले किया था तो मैंने सिर्फ ये लिखा था फ्री पिक, तो आप तभी लगा लेते सोर्स फ्री पिक और सेंटर सेंटर का कोड लगा लेते ताकि सेंटर में शो हो।
और इसको अपडेट कर देते, और यहाँ पे जब आता तो अब आप यहाँ पे लिंक लगा लेते, तो वो ज़रा और ज़्यादा आपको वहाँ पे क्राउडेड नज़र नहीं आना था। ये क्लिक करके लिंक लगा के दोबारा से मैंने जो पहले वाला पार्ट किया था वो कर देता हूँ। तो अब मैंने पहले सेंटर में कर लिया, बाद में कोड लगा दिया। तो पहले कर लें बाद में कर लें, एक ही बात है सारा इसमें। क्लियर है जी? तो अपने नेक्स्ट पार्ट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, मतलब वो हमें वो इसके बाद मैं आपको गिग भी बता दूंगा कि क्या बननी है इसकी। ये है मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन, ये हमने स्टार्ट में छोड़ दिया था, इसको हम कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टाइम टेकिंग पार्ट है, हर पेज के लिए हर पोस्ट के लिए आपको करना पड़ता है। तो हम लोग करने लगे हैं मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या चीज़ है। तो अगर मैं आपको गूगल पे अभी जाके एक एग्जांपल शो करूं, google.com, मैं इस पे जा रहा हूँ और इस पे हमारा मेन कीवर्ड था, मैं एग्जांपल लेता हूँ, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमने इस आर्टिकल के अंदर एग्जांपल ली हुई है। कॉपी, गूगल पे आया, google.com पे मैं इसके लिए रैंक होना चाहता हूँ। मैं देखूंगा दूसरे लोग कौन से रैंक हैं यहाँ पे, किस तरह से हैं वो, मैं ज़रा आइडिया ले रहा हूँ। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैंने ये किया, मेरे पास ये नीचे लिंक्स आ रहे हैं जो इसके लिए रैंक पे फर्स्ट पेज के ऊपर रैंकिंग है, जिनकी टॉप 10 रैंक्ड पेजेस जो हैं वो ये हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये फर्स्ट पेज की रैंक रिजल्ट्स हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहा है ना, ये ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में जो स्टार्ट में नज़र आ रहा है, हर एक रिजल्ट का एक पूरा एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले देखें, आपको लिंक नज़र आ रहा है, ये entrepreneur.com का लिंक है, जो आर्टिकल है। उसके बाद ब्लू कलर के अंदर एक टाइटल नज़र आ रहा है, फिर आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है ब्लैक कलर के अंदर। ये जो ब्लू कलर के अंदर नज़र आ रहा है आपको, ये है मेटा टाइटल, और ये जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये है यूआरएल, ये है लिंक। ये जितने भी नज़र आ रहे हैं यूआरएल लिंक, और कल हमने यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन कर ली है, हमने लिंक की ऑप्टिमाइजेशन कर ली है। जो परमालिंक स्ट्रक्चर को मैंने सेट किया था और कीवर्ड अपना इंक्लूड किया था अपने यूआरएल के अंदर, वो असल में मैंने यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की है। तो ये जो यूआरएल टॉप पे आपके पास आ रहा है ये यूआरएल है, ये भी ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। इसी का कंपटीशन हमें मार्केट से हमराई बता रहा था, यूआरएल कंपटीशन, कितने लोगों ने अपने यूआरएल में एग्जैक्टली वो कीवर्ड यूज़ किया है। फिर है ये मेटा टाइटल, टाइटल में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। अब ये सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन के लिए है कि उसको बताते हैं प्रिसाइजली कि व्हाट अ पेज इज़ ऑल अबाउट। आप जो पेज कर रहे हैं, जो पेज रैंक करना चाह रहे हैं, जो पेज आपने लिखा हुआ है, उसका प्रिसाइजली बताना है कि ये किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है आपने। तो उसमें कुछ एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर अंदर हमने उसको सिर्फ बता देना है। बेशक वो 10,000 वर्ड का कंटेंट है, 10,000 वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन इधर आपके पास लिमिट है, उस लिमिट के अंदर अंदर आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि वो क्या है। ठीक है, तो ये सर्च इंजन के लिए भी है, उसको समझने में ईजी हो जाता है। प्लस जब कोई पर्सन, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है, तो मुझे भी हर पेज का एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा है कि मैंने अगर ये रिजल्ट ओपन करना है, मैं इसका टाइटल देखूंगा और शायद मैं थोड़ी डिस्क्रिप्शन देख लूँ, ये जानने के लिए कि ये मेरे से रेलिवेंट है या नहीं है, और उसके बाद मैं इसको क्लिक करके ओपन करूँगा। तो यूज़र को सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे नज़र आता है जब वो गूगल करता है, और जो बाकी जो फ्रंट एंड है वहाँ पे कहीं नज़र नहीं आएगा, ये बैक एंड के ऊपर ऐड होता है। ये फ्रंट एंड पे किसी आम विजिटर को नज़र नहीं आएगा आपकी साइट पे, सिर्फ और सिर्फ तब नज़र आएगा जब वो गूगल पे आके सर्च कर रहा है, याहू पे सर्च कर रहा है, बिंग पे सर्च कर रहा है, तो वहाँ पे उसके पास ये डाटा अवेलेबल होगा, ये डाटा नज़र आएगा। तो ये गूगल के लिए भी है और एट द सेम टाइम विजिटर के लिए है, जब वो सर्च कर रहा होता है वहाँ पे उसको बताता है कि आपका ये रिजल्ट जो है ये आपसे रेलिवेंट है या नहीं है। तो ये मेटा टाइटल, ये मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये आपका यूआरएल है। और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन हम लोग कल कर चुके हैं, जो परमालिंक स्ट्रक्चर हमने किया था, जिसमें हमने यूआरएल को शॉर्ट किया है और शॉर्ट करने के बाद यूआरएल के अंदर अपना कीवर्ड भी यूज़ किया है। तो ये वो वाला पार्ट था। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट रह गए, ये हमने आज करना है। तो मुझे बता दें कि टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या है, ये समझ आ गई है? जी समझ आ गया टाइटल डिस्क्रिप्शन का, मेटा टाइटल का, मेटा डिस्क्रिप्शन का।
यस यस यस, अंडरस्टूड। बस मुझे यही कंफर्म करना है कि वी आर ऑन द सेम पेज। किन में क्या डिफरेंस है अब्दुल जब्बार? मुझे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें, किस तरह क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये सब लोगों ने बोला है क्लियर है। चलो अब्दुल जब्बार आप यहाँ लिख देना, मैं देख लेता हूँ थोड़ी देर में, या मैं आपको एंड पे आंसर कर दूंगा जो आप कह रहे हो कि डिफरेंस क्या पूछा है आपने। तकरीबन जाजिब ना, तकरीबन नहीं, पूरा पूरा करो यार। वेबसाइट का नाम चेंज हो सकता है, डोमेन डोमेन चेंज जो है वो भी हो सकती है, लेकिन जो वर्ड स्पेस की बनाई है वो नहीं होगी। अच्छा ये अब आपके पास मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको बता दिया। यूआरएल हम ऑप्टिमाइज कर चुके हैं। यूआरएल कौन सा वाला था, परमालिंक कौन सा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो हमने शॉर्ट किया था और डेट निकाल दी थी। और स्लग जो है ये एंड वाला पार्ट, कॉम के बाद वाला जो पार्ट है उसको हम स्लग बोलते हैं। इस पार्ट के अंदर हमने सिर्फ अपना कीवर्ड यूज़ किया था ताकि ये छोटा भी रहे और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो भी यूआरएल के अंदर नजर आए, उसमें ऐड हो जाए। तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी हुई है। अब मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन रह गई है जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। हमने वो अपने हर पेज को साइन करनी है। आपकी वेबसाइट पे 10 पेजेस हैं तो 10 पेजेस के मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होंगे, क्योंकि हर पेज का एक अलग थीम होगा। 100 पेजेस हैं तो 100 पेजेस के मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन होंगे। यूआरएल भी डिफरेंट होगा सबका। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट है आपका ऑन पेज एसईओ के अंदर, क्योंकि आप मल्टीपल, अगर किसी की साइट के पेजेस ज़्यादा हैं उनके साथ ज़्यादा काम कर रहे होगे और किन्हीं के किसी कम है तो उस पर आप कम काम कर रहे होंगे। तो इस तरह से ये आपको काम करना पड़ेगा। तो दोबारा मैं सिर्फ एक नज़र देख के, जी सना तनवीर, जो डिस्क्रिप्शन में हमारे रिसर्च रिलेटेड होते हैं वही तो हम ट्राई करते हैं। मेटा टाइटल टाइटल है और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है, फ़र्क बस यही है। टाइटल देखें ना, एक चीज़ का किसी भी मतलब ये आपके पेज का टाइटल दिखा रहा है, आपके पेज, इस पेज का टाइटल ये है इस साइट के, और इसकी डिस्क्रिप्शन ये बताई हुई है कि इसमें थोड़ा सा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसके क्या है। तो पेज का टाइटल एंड पेज का थोड़ा छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख के डिस्क्राइब किया हुआ है। अब इन दोनों की लिमिट है। लिमिट क्या है? जो टाइटल है, टाइटल आप जो है मोस्ट सर्च इंजन जो है वो 60 से 70 करेक्टर्स का टाइटल सिर्फ फेच करते हैं। इससे बड़ा होगा ना तो ये जो आपके पास नजर आ रहा है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आगे डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 का मतलब है ब्रेक हो गया, ये यूआरएल ब्रेक हो रहा है, ये डिस्क्रिप्शन ब्रेक हो रही है। तो ये लिमिट है स्पेसिफिक। उससे बड़ा टाइटल आप करेंगे तो सर्च इंजन उसको ब्रेक कर देगा, और जो पार्ट इसके बाद था वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, और ना ही उसका एसईओ वाइज या किसी तरह से आपको बेनिफिट होगा, ना वो विजिटर पढ़ पा रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपने जो गिवन लिमिट है उसके उतना ही यूज़ करना है, और उसके अंदर अंदर आपने अपना कीवर्ड भी इम्बेड करना है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, एसईओ के लिए। तो टाइटल शुड बी जो सबसे सेफ साइड है, जो वैसे सर्च इंजन 60 से 70 करेक्टर्स तक लेके जाते हैं टू बी सेफ, कि किसी भी सर्च इंजन के ऊपर वो मिसिंग ना हो, वो कट ऑफ ना हो। आप इसको 60 करेक्टर्स तक रखें, 60 करेक्टर की 60 करेक्टर्स। करेक्टर्स क्या हैं? ROLE रोल 4 करेक्टर, स्पेस 5, OF ये भी दोनों करेक्टर हो गए, फिर स्पेस भी एक करेक्टर है, डॉट लग गया, कॉमा लग गया, वो सब के सब करेक्टर्स हैं। तो 60 करेक्टर्स, सिर्फ 60 करेक्टर की लिमिट है आपके पास। तो उसके अंदर अंदर आपने अपना टाइटल एक्सप्लेन करना है, अपने जो भी पोस्ट आप कर रहे हो उस पोस्ट का टाइटल एक्सप्लेन करना है, और उसके अंदर अपना मेन प्राइमरी कीवर्ड भी यूज़ करना है ताकि आपको एसईओ का बेनिफिट भी मिले। तो समझ आइए, टाइटल है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने अब एक्सप्लेन करना है साइट के उस आर्टिकल को प्रिसाइजली, और इसकी लिमिट आपके पास है 160 करेक्टर्स। 160 करेक्टर्स के अंदर अंदर आपने इसको वाइंड अप करना है। तो मैं यहाँ पे आपके पास इसको थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, वैसे तो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रही होनी है, शायद आप नोट्स ले भी रहे हो। बता, यहाँ पे लिख देता हूँ मेटा टाइटल लिमिट जो है, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ। मेटा टाइटल लिमिट हमारी है 60 करेक्टर्स। आप इसको 60 करेक्टर्स पे रखें ताकि कोई भी सर्च इंजन कोई पार्ट मिस ना करे, 70 में कुछ कर भी सकते हैं।
मेटा डिस्क्रिप्शन, इसकी जो लिमिट है, करेक्टर लिमिट है 160 करेक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम भी मैं लिख देता हूँ। मिनिमम टाइटल जो है ना वो आपने रखना है 40 to 60, मिनिमम 40 हो, मैक्सिमम 60 हो। और ये आपने 120 से 160, तो ये आपने थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना है, ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो मेटा टाइटल शुड बी 40 to 60 कैरेक्टर्स, 40 मिनिमम, इससे छोटा टाइटल भी ना करें आप, मैक्सिमम यूज़ करें जब आपके पास कैरेक्टर लिमिट है, पहले ही बहुत कम है। मेटा डिस्क्रिप्शन 120 कैरेक्टर्स मिनिमम रखें और 160 मैक्सिमम। तो कैरेक्टर्स के अंदर डॉट, स्पेसिस, हर चीज़ इंक्लूडेड है, तो ये वर्ड्स नहीं है, कैरेक्टर्स हैं, तो ये इनकी लिमिट है। आपने क्या करना है, और मेटा टाइटल में पेज का टाइटल, वो जो आम टाइटल उसका आर्टिकल का लिखा हुआ है वो टाइटल भी हो सकता है अगर वो, क्योंकि हमने उसको भी तो ऑप्टिमाइज किया हुआ है, H1 को, उसके अंदर भी कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो वो भी हो सकता है। और थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं अपील करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, कि विजिटर जब गूगल पे देख रहा हो तो उसको कोई ना कोई चीज़ अपील करे और उसकी नज़र उसके ऊपर रुके और वो उसको ओपन करे। और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो 120 से 160 कैरेक्टर में लिखनी है। आर्टिकल को प्रिसाइजली बताना है कि इसमें क्या है, और एट द सेम टाइम आपने इसके अंदर अपना प्राइमरी कीवर्ड एक बार कम से कम यूज़ कर लेना है, तो आपकी डिस्क्रिप्शन भी रेलिवेंट हो जाएगी। जी, क्लियर। यूआरएल की लिमिट यार 4-5 करेक्टर्स तक है, नंबर ऑफ वर्ड्स में डिफाइन नहीं की जाती। मैंने जो आपको यूआरएल लिखवाई थी वो परफेक्ट यूआरएल है, ये देखिए ज़रा। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन सोप, ये 4 करेक्टर्स के बाद उसने ब्रेक कर दी है। यहाँ पे भी 4 करेक्टर्स के बाद उसने ब्रेक किया, लेकिन इसमें बिजनेस सेंटर आ रहा है, तो 4-5 करेक्टर्स, 4-5 वर्ड्स जो है ना आपके स्लग के अंदर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा ना आए, मैं ये रिकमेंड करता हूँ मैक्सिमम। जिस तरह स्लग क्या मैं बोल रहा हूँ, ये जो .com तक वाला पार्ट है ना, ये तो आपकी साइट का फिक्स होता है, इसको यूआरएल में आप चेंज नहीं कर सकते, ये पेरेंट डोमेन है, तो ये तो सेम ही रहनी है। इसकी फ्रंट आगे जो ना स्लैश के बाद जो पार्ट आ रहा है ये स्लग कहलाता है, SLUG, ये वाला पार्ट चेंज हो सकता है। ये मैं रिकमेंड करता हूँ छोटे से छोटा रखो, इस वजह से मैंने सिर्फ कीवर्ड यूज़ कर लिया। अब एक कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ड का हो जाएगा, 5 वर्ड का हो जाएगा, तो वो यूज़ कर लेना। तो 4-5 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पे यूज़ नहीं होने चाहिए। और ये जो पार्ट है ये तो वैसे ही छोटा होगा, जब ये चीज़ अंदर नहीं होगी तो उसके बाद 4-5 वर्ड्स में आप ये लिखेंगे तो आपका इंशाल्लाह यूआरएल ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कोई टेक्स्ट लिमिट के अंदर हम इसको डिफाइन नहीं करते, क्योंकि डोमेन भी तो छोटी बड़ी होती है। इसमें ये रोजगार बैच 9 है, कहीं पे दराज है, सिर्फ चार चार करेक्टर्स की डोमेन है। ठीक है, 5 की है जो DARAZ, तो वहाँ पे मतलब वो ये कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन ये वाला पार्ट हमारे कंट्रोल में है। इसको 4-5 के वर्ड से ज़्यादा ना करें। यूआरएल अगर लेंथी या बढ़ा जा रहा है तो कोशिश करें 3 तक वाइंड अप करते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको बस ख्याल रखना पड़ेगा। जी, लिमिट लिख दी है मैंने। जी, ब्लू वाली जो हेडिंग आ रही है वो आपका मेटा टाइटल है, जो उसके नीचे ब्लैक में आ रहा है ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये जो ऊपर आ रहा है ये आपका यूआरएल है। तो 3 चीज़ें आपको सर्च रिजल्ट के अंदर शो होती हैं जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो। हमने इन तीनों को ऑप्टिमाइज़ करना है। अब मैंने सर्च किया है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो देखना स्टार्ट किया, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने इस तरह स्क्रॉल किया, देखना स्टार्ट किया, ये जो आपके सामने 3-4 ये जो ये 4 रिजल्ट्स आ रहे हैं, किसके ऊपर आई आपकी जाके रुकती है ज़्यादा, कौन सा आपको ज़्यादा अपील कर रहा है, कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ है जो आपकी आंखों को खींचती है अपनी तरफ ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपकी आंख उस साइड पे चली जाती है। तो मैं बता देता हूँ, मुझे जहाँ जा रहा है, वो जहाँ 7 यूज़ हुआ है ना, 7 रोल्स, मेरा उस पर जा रहा है, नंबर्स के ऊपर मेरी आँख ज़्यादा जाके टिकेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा सेपरेट कर रहा है, बाकियों से डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो ये जो नंबर है ना, नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, 7 रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है, मैं इसकी तरफ जाऊँगा, इसको देखना चाहूँगा। तो इस तरह से टाइटल लिखते हुए थोड़ा बहुत नंबर तो इस तरह से अगर हम कर देंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। तो ये आपके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, और आवाज़ आ रही, ठीक है, ठीक हो गया जी। अब यूआरएल के अंदर नहीं पंक्चुएशन वगैरह, यूआरएल के अंदर सिर्फ ये डैश यूज़ होता है, स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकते आप। अगर यहाँ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सिंपल मैं लिख दूंगा ना, मैं उसको सेव करूँगा, ये यहाँ पे परसेंटेजेस आ जाएंगे स्पेसिस की जगह, आपका यूआरएल सारे का सारा ब्रेक हो जाएगा।
इसका कोई हालत ही नहीं रहेगी। तो जो यूआरएल का फॉर्मेट है ना फ्रेंडली, जो सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल है, उसका फॉर्मेट है कि उसमें डैश होनी चाहिए, डैश डैश। तो वर्डप्रेस तो फॉर्चुनेटली कि उसको कर लेता है, पिक उसको कर देता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो हमें देखना है ये डैश का फॉर्मेट जो है ना ये फॉलो होता है। जैसे इमेज को रीनेम करते हुआ था, यूआरएल को लिखते हुए, स्लग को लिखते हुए स्पेसिस को डैश से रिप्लेस करना है, वरना ये ऐसे परसेंटेजेस 20 और इस तरह से आपका बन जाएगा, सारा ब्रेक हो जाएगा, वो फ्रेंडली नहीं है। अंडरस्कोर आया उसमें, वो भी फ्रेंडली नहीं है, कोई और नहीं यूज हो सकता, यही फ्रेंडली फॉर्मेट है जो यूज हो सकता है। अब मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन की बात करने लगा हूँ कि उसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। डेट मैंने ऐसा कल बता दिया था, डेट को कैसे रिमूव करना है। आपने वर्डप्रेस की मेन सेटिंग्स लेफ्ट साइड पे आ रही होती है, सेटिंग्स में परमालिंक में जाना है और वहाँ जाके आपने डेट वाला जो है, वो जो परमालिंक स्ट्रक्चर है वो आपने यूज़ करना है, पोस्ट नेम वाला। तो डेट्स आपकी सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी, निकल जाएंगी वहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पे हमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। मैंने आपको बताया फ्रंट एंड पे यूजर को नज़र नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ सर्च पे जब जाएगा तब नज़र आएगा या गूगल इसको देखेगा, ये बैक एंड की चीज़ है। अब ये मेरे पास पेज है जिसको मैं लिख रहा था, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ टॉप से लेके बॉटम तक, मेरे पास कोई मेटाज ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा एडिटर के अंदर। तो मैं कोड में जाके तो अब ऐड करने से रहा, वो तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं आपको कोड दिखाऊंगा नहीं, कि ज़्यादा कम से कम कोशिश करूंगा आप कोड देखें, ताकि कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। ये जो फ्री पिक का लगाया है, मैं ये लगाते हुए भी सोच रहा था बताऊं या ना बताऊं, बट वो ज़रूरी था। तो यहाँ पे हमारे पास कोई मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन इस आर्टिकल के ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अगर हमारे पास यही ऑप्शन हो जाए तो कितना ईजी हो जाए हमारे लिए, आर्टिकल लिखते हुए साथ ही इसका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखा, यूआरएल भी ऑप्टिमाइज हो रही है, पब्लिश कर दिया, हमारा एसईओ वाली साइट जो है, मेटाज वाली साइट, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्डप्रेस का अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास कोई भी फंक्शनैलिटी जो है जो आप ऐड करना चाहते हैं वो आप प्लगइन्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। पहले मैंने क्लासिक एडिटर आपको करके दिखाया था पहले दिन, कि यहाँ पे गुटनबर्ग आ रहा था एडिटर, मैंने क्लासिक एडिटर किया, एडिटर चेंज हो गया, फंक्शनैलिटी चेंज हो गई। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि यहीं पे मेटास का ऑप्शन आ जाए ताकि मैं उसको ऐड कर लूँ। तो उसके लिए फंक्शनैलिटीज़ हैं। अगर आप कोई थीम यूज़ कर रहे हैं ऐसा जिसके अंदर बिल्ट इन है तो वो नज़र आएगा, नहीं है तो हम कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लगइन बताऊंगा जो यूज़ किया जाता है, जिसके नाम से लोग सर्विस मांग रहे होते हैं, और उसके अलावा और भी हैं, मैं एक दो के नाम लिखवा दूंगा, उसको भी आप टेस्ट करेंगे तो सेम चीज़ है, कॉन्सेप्ट सेम है, एसईओ की बेसिक्स सेम है, सिर्फ प्लगइन का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो अब मैं प्लगइन इंस्टॉल करने लगूँ ताकि यहाँ पे मेरे पास कहीं ना कहीं ऑप्शन आए मेटाज ऐड करने की। तो इस पोस्ट को मैं ओपन रहने देता हूँ, मैं जाता हूँ प्लगइन्स में दोबारा से। हम एक दो पहले जा चुके हैं, दोबारा फिर हम आ गए, ठीक है। ये किसी ने क्या पूछा हुआ है, अच्छा अटेंडेंस वाला फॉर्म सेंड किया हुआ है उन्होंने। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ प्लगइन्स में, प्लगइन्स में ऐड न्यू के अंदर, कि मैंने एक नया प्लगइन ऐड करना है, जैसे मैंने क्लासिक एडिटर ऐड किया था वैसे मैं एक नया प्लगइन ऐड करना है। तो ये मैटर्स आप इट सेल्फ एज अ सर्विस सेल कर सकते हो, इसलिए इसको देख लेना, कोई इतने टफ नहीं है, ईजी काम है, कॉन्सेप्ट बस आपके क्लियर होने चाहिए। तो मैंने आर्टिकल अपना ओपन ही रखा है, मैं प्लगइन्स में गया हूँ, प्लगइन्स में ऐड न्यू में गया हूँ, वही नोट डाउन वैसे ही करना, डैशबोर्ड प्लगइन्स ऐड न्यू, और ऐड न्यू में जाके आप प्लगइन ऐड कर लें यूज्ड एसईओ। यूज्ड एसईओ एक प्लगइन है, YOAST नज़र आ रहा होगा आपको, इसको नोट कर लें। यूज्ड के नाम से लोग आपसे मांग रहे होंगे कि यूज्ड मेरे पास है, या यूज्ड के थ्रू मुझे एसईओ करके दो, ऑन पेज एसईओ करके दो। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, और उसके अलावा भी मैं एक दो बता दूंगा, वो नोट डाउन कर लेना। उससे उस पर भी कोई क्लाइंट आ जाता है, उसके अलावा भी कोई आ जाता है, तो प्लग इन या उसकी वजह से कोई इशू नहीं होना चाहिए कि आप नहीं कर सकते, सेम ही है। तो ये मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद ये मेरे पास पहला नंबर पे प्लगइन आया है, यूज्ड एसईओ। टीम यूज ने बनाया हुआ है, 5 मिलियन प्लस इसकी जो है एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसको मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल, मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। प्लग इन में तो आप हाफिज हो जाओगे, मैंने पहले भी एक किया है, अब ये कर रहा हूँ, और भी करके दिखाऊंगा, तो बार बार इधर आ रहे होंगे। वर्डप्रेस के अंदर कोई भी फीचर ऐड करना है, कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, आपको उसका प्लगइन मिल ही जाएगा। तो प्लग इंस्टॉल करें, वो फीचर आपका ऐड हो जाएगा। तो वो ओल्ड डेज जहाँ कोडिंग पे सिर्फ साइट बनती थी वो चली गई, अब मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग भी बना सकते हैं जिनको कोडिंग का नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ इस CMS को यूज़ करते हुए।
तो बैक एंड पे कोड और ईच एंड एवरीथिंग हो रहा होता है, बट हमें जो है ना थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाती है कि हमारे पास एडिटर जो आता है वो बड़ा सिंपल सा आता है विदाउट कोडिंग, हालांकि बैक एंड पे सब कुछ है। तो यूज एसईओ एक्टिवेट, पहले इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद मैं उसको कर रहा हूँ एक्टिवेट। और यहाँ पे आप देखना ये लेफ्ट साइड पे अभी यूज का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास यूज का ऑप्शन आ जाएगा इस प्लगइन का, जहाँ पे इसकी सेटिंग्स और इसकी फीचर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल होगी। ये भी एक्टिवेट हो जाता है, फिर हम इसे देख लेते हैं कि नेक्स्ट इससे क्या करना है। साइट एंड पे स्लो हुआ ये। चलिए सब मिलके दुआ करें कि इंस्टॉल हो जाए, जितना टाइम ले रहा है ये 000 नहीं हमने बनाई है वार्ड स्पेस पे, ये वार्ड स्पेस वाली एंड से उस साइड से इशू है, जितना टाइम ले रहा है ये स्लो हुआ है। फेल भी हो सकता है, दोबारा फिर अटेम्प्ट कर लेना, फेल अगर हो गया तो फ्री की चीज़ों में बस ये प्रॉब्लम है, जो एक जेन्युइन साइट है उसमें कुछ नहीं होगा, वो आपका बिल्कुल परफेक्टली काम करेगी। अब ना वो लोकल होस्ट पे है जो आपने बनाई थी। जी जी सादिया, 000 होस्ट काफ़ी अच्छी है, मैं पहले वो यूज़ करता रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम था, फिर हम इस पे मूव आए थे, मूव किया था हमने। वो जो स्टार्ट में बनवाई थी वो लोकल होस्ट पे बनी थी जैम को यूज़ करते हुए, वो सिर्फ आपके सिस्टम में ही एक्सेसिबल है। तो मैं आपको जरा ऑनलाइन रख के जो आपको मिलेगी उस तरफ बता रहा हूँ, अब लोग आपको जैम पे साइट नहीं देंगे कि इसको इसको काम करो इसके ऊपर। जी मेरा भी हो गया है, मुबारक हो। ये मैं रिफ्रेश हुआ जी, प्लग इन एक्टिवेट हो गया, उसके बाद मुझे अब इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में ले आया है, जहाँ पे ये मेरे पास यूज्ड एसईओ पड़ा हुआ है। और अगर आप लेफ्ट साइड बार पे देखें तो ये यूज्ड एसईओ के नाम से ये लोगो और एसईओ लिखा हुआ आ रहा है, ये यूज्ड एसईओ का पूरा फीचर ऐड हो गया है इसके अंदर, इसके मल्टीपल फीचर सेटिंग्स फीचर्स ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर अवेलेबल होगी। बहरहाल अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब हम जाएंगे वापस वापस अपने उसी आर्टिकल के ऊपर जो हमने पहले ओपन किया हुआ था, और हमें कोई मेटाज ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, इसको करूँगा रिफ्रेश, और रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं कि अभी यूज़ की वजह से यहाँ पे कोई मेटाज का ऑप्शन इनेबल हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि हमने इंस्टॉल उसके लिए किया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सेम पोस्ट को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, जो प्लगइन वाला मैंने क्लोज कर दिया, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं कि अब इसके अंदर कोई मेटास का ऑप्शन आया है या नहीं आया। तो ये आपके ऊपर पोस्ट है जो पहले भी थी, इसके अंदर ये भी लोड हो रहा है सारा का सारा, वो आपका आर्टिकल वगैरह भी शो हो रहा होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें, आर्टिकल नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, और एंड पे आके आपने पहले देखा था यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक था सब कुछ, कोई चीज़ इसके लास्ट पे नहीं थी। लेकिन अब इस आर्टिकल के फ़ौरन बाद ये यूज्ड एसईओ का एक पूरा का पूरा एक बॉक्स ऐड हो गया है, ये इस तरह से, ये देखें, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, ये इतना बड़ा ये बॉक्स है।
ये ऐड हो गया है जिसके अंदर आप मेटाज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको गूगल की तरह ये स्निपेट दिखा रहा है, जैसे गूगल के अंदर हमें नज़र आ रहा था, मोबाइल में इस तरह नज़र आता है, डेस्कटॉप के अंदर ऐसा नज़र आता है, तो यही चीज़ हमें वहाँ नज़र आ रही थी। ऐसे ही ब्लू कलर में टाइटल था, मेरा टाइटल ये यूआरएल है, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन ब्लैक कलर में है, तो ये उसने हमें उस तरह बता दिया, प्रीव्यू दिखा रहा है। और नीचे अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एसईओ टाइटल जो मेटा टाइटल है वो मैं एडिट कर सकता हूँ। स्लग, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्लग मैंने आपको ऊपर बताया था, ये वाला पार्ट, ये जो आपका डॉट कॉम के बाद वाला पार्ट है हम पहले सही कर चुके हुए हैं। यहाँ से भी अगर ना किया होता तो फिर हमें यूज़ उसका भी ऑप्शन देता है कि अब यहाँ से एडजस्ट कर लो, ऊपर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन का बॉक्स बना हुआ है, जहाँ पे आप वो ब्लैक कलर में जो आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही थी वो आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है वो, ये अब आपके पास एनेबल हो गया। अब यहाँ पे अब आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये आर्टिकल लिखा है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ये आपने लिख दिया। तो अब इसका टाइटल कुड भी सेम, जैसे ये उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच किया हुआ है, ये असल में टैग्स लगाए हुए हैं कि सबसे पहले टाइटल आए पेज का, उसके बाद सेपरेटर आए, ये जो डैश नज़र आ रहा है आपको एंड पे, उसके बाद साइट का टाइटल भी नज़र आए। तो उसने अगर आप किसी पेज का ऐड नहीं करेंगे तो यूज इस तरह से पिक करेगा ऑटोमेटिकली, तो इसमें ये बताया हुआ है। तो ये देखिए मैं इसको खत्म करता हूँ, साइट टाइटल सेपरेटर को भी खत्म करता हूँ, तो एंड से वो डैश सेपरेटर जो आ रहा था खत्म हो गया। अब टाइटल ऑफ द पेज है सिर्फ वो ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया। और मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मैंने अपनी मर्जी से करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा खत्म। तो मैं अब मेटा टाइटल राइट करने लगा। ये ऊपर मुझे साथ साथ प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि कैसा नजर आएगा वो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपना मेन टाइटल है इसी कॉपी करता हूँ, उसको लेके आता हूँ नीचे, और एसईओ टाइटल के ऊपर आके मैं करता हूँ इसमें आके पेस्ट, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पे मेरे माइंड में आता है कि मैं अब नंबर तो यूज़ नहीं किया, अगर नंबर वाली पोस्ट होती वो दी बेस्ट थी, ठीक है, जैसे वो 7 उन्होंने ऐड किया हुआ वो नहीं हो सका। अब मैं यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, लोग उससे आई कैचिंग हो, लोग उसकी तरफ देख सकें, मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट्स ऐड कर दी, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ये पार्ट मेरा मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट है, जो लोग उस चीज़ के लिए सर्च करने आ रहे हैं, अगर ये सबसे ज़्यादा उनको अपील करता है। अगर मैं कहता हूँ नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ उनका हो सकता है, तो मैं इकोनॉमिक ग्रोथ के आसपास ये ब्रैकेट लगा दी मैंने, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होगा रिजल्ट्स के अंदर, वो ब्रैकेट की वजह से ना मेरी आई ग्रैब करेगा, मुझे मतलब अट्रैक्ट करेगा वो टाइटल। तो टाइटल भी अच्छा होना चाहिए, एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजीज यूज़ करके आप उसको ज़्यादा अपीलिंग बना लेते हो कि वो जब देख रहा हो ना तो ऑटोमेटिकली उसकी नज़र कहीं रुक जाए। जैसे अभी यहाँ पे किसी ने ब्रैकेट यूज़ नहीं की हुई, सिर्फ एक ने लिखा ही 7 रोल्स पे लिखा हुआ है, तो दैट इज़ गुड। लेकिन ये कि कोई ब्रैकेट वगैरह यूज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है आपको, तो कोई ब्रैकेट यूज़ कर लें। ये लिख सकते हैं कि रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2020, कुछ ऐसा लिख दूँ, ठीक है। इन 2020 के 2020 के अंदर जो है वो कैसे है, तो वो भी अट्रैक्ट करता है। लोग कहते हैं बड़ी अप टू डेट है, बिल्कुल रिसेंट पोस्ट आई हुई है जो अभी की अपडेटेड है, बेशक वो आपने 2 साल पहले लिखी है और उसको सिर्फ टाइटल वगैरह और थोड़ी बहुत चीज़ें उसकी अब अपडेट कर दी हूँ, तो लेकिन लोगों को ये फील होगा कि ये अप टू डेट पोस्ट है, कोई और 2020 मेंशन नहीं कर रहा। तो जो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो 2020 के अंदर कैसा है, अगर मुझे वो देखना है तो मुझे इस लिंक को क्लिक करना चाहिए, तो आपका क्लिक रेट बढ़ा देता है। ऐसी तो आपने कर ही ली है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आपका कीवर्ड टाइटल में यूज़ हो गया, एसईओ वाइज आपका काम हो गया। अब ये जो मैं चीज़ें बीच में कर रहा हूँ ये है क्लिक्स ज़्यादा लेने के लिए, कि लोग कैसे, लोगों को अट्रैक्ट करना है, कुछ ना कुछ ऐसा बीच में दूँ कि वो मेरे रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा क्लिक्स करें। तो ये आपका मेटा टाइटल हो गया, एक एग्जांपल दे दिया मैंने। ना समझ आ रही हो, कीवर्ड उठाया करें, गूगल में लिखा करें, गूगल में लिखने के बाद नीचे जितने भी टाइटल यूज़ हुए में मेटा टाइटल ये ब्लू कलर वाले, इन सबको देखें वन बाय वन और इनसे आइडिया लें, आइडिया लेने के बाद आप अपना लिख लें। तो ये आपका मेटा टाइटल होता है। आई होप कि इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा, सिंपल है जी। व्हाट इज़ हाउ टू, ये भी बेस्ट है, पर वो डिपेंड करता है ना कि आपका आर्टिकल उस तरह से क्राफ्ट करवाया हो आपने। तो थोड़ा सा वो हाउ टू लिख दें, व्हाट का वर्ड यूज़ कर लें, केस स्टडी का वर्ड यूज़ कर लें, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, नंबर्स यूज़ कर लें, ब्रैकेट्स यूज़ कर लें, ईयर यूज़ कर लें, मंथ यूज़ करते हैं लोग कि इन मई 2020, मतलब कोई ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिसमें मंथ वाइज भी आप टारगेट कर सकते हो कि मई 2020 में इसका क्या है,
तो मई में मुंबई रखेंगे और जैसे जून आएगा जून में जून कर देंगे, तो लोगों को लगेगा बड़ी अप टू डेट पोस्ट है, इसके ऊपर क्लिक करना चाहिए। डाउनफॉल ड्यू टू कोविड 19, बिल्कुल आजकल कोविड 19 चल रहा है, अगर आप उस आर्टिकल के अंदर थोड़ा सा कोविड 19 को डिस्कस कर दें और टाइटल में कोविड 19 को हाईलाइट कर दें, तो वो भी लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो ये थोड़े से वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। स्निपेट ये होती है, सर्च स्निपेट, ये जो मेरे सामने आ रहा है ना, इसको बोलते हैं सर्च स्निपेट। मैं लिख रहा हूँ। ये सर्च स्निपेट है, सर्च स्निपेट, ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो गूगल या हो बिंग पे जो भी नजर आता है कि किसी भी एक साइट के एक लिंक एक पेज की, ये सर्च स्निपेट है कि सर्च के अंदर वो किस तरह से अपीयर हो रहा है। जी, तो मेरा ख्याल है मेटा टाइटल का पार्ट क्लियर है, मुझे सब लोगों ने ओके बोला है। मेरा ख्याल है आपको नहीं आ रही, वरना सब लोग कमेंट ना करते। जी, वॉइस इशू आ रहा होगा कोई ना कोई। तो ये आपका मेटा टाइटल है, तो मेटा टाइटल की एसईओ करनी है, उसमें कीवर्ड होना चाहिए, वो मेरा आ गया। एट द सेम टाइम उसके अंदर आप इस तरह के कोई ट्रिक्स कोई टैक्टिक्स यूज करेंगे ताकि लोग उसको क्लिक कर सकें, उसको अपील हो उसकी तरफ। ये आपके क्लिक थ्रू रेट, CTR, क्लिक थ्रू रेट इसको बोलते हैं, तो उसको अप करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सिलेक्ट हमारा पहले से ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है। अब बात आ जाती है डिस्क्रिप्शन की। और देखें यूज़ का ये फीचर भी है कि ये आपको ये ग्रीन लाइन नजर नजर आ रही है यहाँ पे। एज लॉन्ग एज आपका ये 60 कैरेक्टर के अंदर अंदर है, जो लिमिटेड लिमिट है उसके अंदर अंदर आपका टाइटल है, तो ये ठीक है। अगर 40 से नीचे जाएगा तब भी ये इसको ऑरेंज कर देगा। जैसे ये देखें, अगर सिर्फ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में कर देता हूँ तो इसने इसको ऑरेंज कर दिया है। ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही वो आपकी लिमिट जो है, आप लिखते लिखते एक प्रॉपर 40+ पे जाओगे और जो मैक्सिमम लिमिट है उससे कम तक रहोगे, तो ऐसे रहेगा। इसके बाद अगर आप कुछ भी और लिखते जाएंगे, जैसे ही वो आउट होगा लिमिट से, इसने रेड कर देना है। तो इसका एक ये भी फीचर है जिसकी वजह से लोग उसको लाइक करते हैं कि एक वो पर्सन जिसको एसईओ का नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं भी है, तो वो इन चीज़ों को, इस फीचर को यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ अच्छा काम कर ही लेता है। तो ये टाइटल हो गया, स्लग होम ऑप्टिमाइजेशन हो गई। अब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन की लिमिट मैंने आपको बताई है, 160 कैरेक्टर्स तक आपने रखनी है, इससे ज़्यादा ना करें। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपने पूरे आर्टिकल को प्रिसाइजली बताना है। जिस तरह यहाँ पे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, ये बात आ रही है। तो यहाँ पे मैं एक तो मैं थोड़े रिजल्ट्स भी दे सकता हूँ जो लोगों ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या उन्होंने लिखा है वो थोड़ा सा देख लिया, और मेरे आर्टिकल के अंदर क्या आ रहा है मैंने वो भी देखना है। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, 160 कैरेक्टर का यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा जी। तो मैंने वो कॉपी पेस्ट किया जो मैंने असल में ऊपर से दिया हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, स्पेशली 2020। आप कह सकते हैं इन दिस आर्टिकल discussing the role of entrepreneurship, the economic growth of country in 2020. It's a must read if you are. अब इसमें वो कोविड 19 अगर हमने डिस्कस किया होता तो वो भी ले आते, लेकिन अब इसमें हमने डिस्कस मेनली क्या किया है, एस्टेब्लिशमेंट आइडियाज, इनोवेशन, प्रोडक्ट, प्रोसेस।
कुछ ऐसा भी एंड अप कर सकता हूँ मैं। पर मुझे थोड़ा बहुत जो समझ आया, जो ऊपर लिखा है उन्होंने, उस हिसाब से तो यही है। तो मेरा मेन काम असल में क्या था, अब इसको क्राफ्ट अलग अलग वे से कर सकते हैं। हो सकता है किसी के माइंड में मेरे से ज़्यादा अच्छे वे से भी आ रहा हो, मेरे माइंड में वो चीज़ अभी ना आ रही हो, या मैं किसी और एंगल से कर रहा हूँ, आप किसी और एंगल से सोच रहे हो, किस तरह से लोगों को अपील कर सकता है, तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये इट्स अप टू यू। तो ये असल में प्रिसाइजली बताना होता है कि आर्टिकल के अंदर है क्या, आपने वो बताना है। और उसके अलावा एट द सेम टाइम इसको ऑप्टिमाइज भी करना है एसईओ के लिए। तो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि इस मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना, आपने अपना कीवर्ड यूज़ कर लेना है। और इसकी क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए क्या है जी, जैसे मैंने ये 2020 कर दिया है, मैंने ये मेंशन कर दिया है। आप इसके अंदर भी ब्रैकेट्स वाला कुछ पार्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे फिर हाईलाइट होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर मैं इसको एग्जांपल लूँ, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे किया, या कोविड-19 अगर यहाँ पे जिस किसी ने एग्जांपल दी थी, अगर वैसी कोई चीज़ होती तो मैं यहाँ पे इट्स अ मस्ट रीड इफ यू आर गोइंग थ्रू कोविड, या इट्स अ मस्ट रीड इन करंट वर्ल्ड सिनेरियो वेयर एवरीवन इज गोइंग थ्रू कोविड-19। तो ऐसा कुछ कर सकता है। या रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर कोविड-19, या ड्यूरिंग कोविड-19, कुछ इस तरह की बात। तो वो भी ऐड किया जा सकता था, और उसमें मैं कोविड-19 को हाईलाइट कर देता ताकि वो लोगों को पता लगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ है इस किस्म की डिस्कस हो रही है। ये ऊपर आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है, तो वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपील करवाने के लिए। तो टाइटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट है। फिर आप इसको यूज़ करें। और इसके अंदर एसईओ का एलिमेंट यही है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों के अंदर 160 कैरेक्टर्स तक, ऊपर वाला 60 में, नीचे वाला 160 में क्लोज करो। मेटा टाइटल 40 से 60, मेटा डिस्क्रिप्शन 120 से 160, इसमें क्लोज करें। उसमें कीवर्ड यूज़ हुआ हो दोनों के अंदर एक एक बार कम से कम। और इसके अलावा आपका जो अट्रैक्टिव बनाना है उसको, कि क्लिक्स कैसे बढ़ानी है हमने, किस तरह से लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये काम आपने करना है। होपफुली समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। बताएं मुझे जी, कंफर्म करें, इसको माइंड करें ताकि जी। हाउ एन एंटरप्रेन्योर शुड रिएक्ट इन दिस कोविड-19 टाइम। बिल्कुल, अगर आर्टिकल के अंदर इसकी डिस्कशन है तो जी। मैंने वर्ड लिमिट आपको जी, समरी होती है आर्टिकल की, सही बोल रहे हैं आप। एक प्रिसाइजली आपने बताना है, प्रिसाइज येट कम्प्रिहेंसिव। ये मैंने लिमिट्स बताई हैं। मेटा टाइटल 40 से 60, मेटा डिस्क्रिप्शन 120 से 160। कुछ अर्सा पहले, कुछ साल डेढ़ साल पहले, गूगल ने इसको 320 तक भी टेस्ट किया था, मेटा डिस्क्रिप्शन को। और सब लोगों ने 320 लिखना शुरू कर दी, यूज ने भी 320 की लिमिट कर दी। और फिर क्या हुआ, गूगल ने टेस्टिंग करने के बाद वापस आ गया और फिर से 160 को ज़्यादा फच करना स्टार्ट कर दिया। अभी भी कुछ रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे जिसमें 320 कैरेक्टर्स तक मेटा डिस्क्रिप्शन जा रही होती है। बहुत कम है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम रखें 160 तक, ताकि वो अगर तोड़े भी, इसको ब्रेक भी करे, तो हमारी तो है ही 160 की, तो हमारी उससे कम तो हो नहीं सकता। वो इतना तो गूगल लाजमी फैच करेगा ही करेगा। तो इसलिए आपने ये करना है। इससे बड़ी होगी तो प्रॉब्लम ये है, एक तो गूगल में कट जाएगी, दूसरी ये है कि जब जो आपका कीवर्ड है, अगर वो 160 करेक्टर के बाहर जाके यूज़ हो रहा है, तो आपको उसको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। गूगल ने उस चीज़ का बेनिफिट देना है जो उसको पूरा पूरा नज़र आ रहा है। तो ये इसका प्रीव्यू है। ये मैंने मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, स्लग जो यूआरएल है ये आपके सामने, वो भी पूरी ऑप्टिमाइज लिखी हुई आ रही है। तो ये इसमें हमने मेटा टाइटल भी ऑप्टिमाइज कर दिया है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऑप्टिमाइज कर दी है इस आर्टिकल के लिए, और यूआरएल भी ऑप्टिमाइज कर दिया है। अब यहाँ तक क्लियर है? मुझे थोड़े क्लियर क्लियर लिख दें। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक हो गया, गुड हो गया। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो साथ फ़ौरन पूछ लिया करें। क्लियर है, चलें। अब यहाँ पे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हमारा मेन कीवर्ड था। तो यूज़ की एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर है कि इस एक बंदे को एसईओ नहीं आती, वो फिर भी कुछ ना कुछ कर जाता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर थोड़ा सा आप करूँ मैं, ये फोकस की फ्रेज का। फोकस की फ्रेज में गूगल यूज्ड कहता है कि अब यहाँ पे ऐसा करो कि हमें बताओ कि आप किस कीवर्ड के लिए इस आर्टिकल को रैंक करना चाहते हो, इसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। हमें बस वो कीवर्ड फोकस की फ्रेज के अंदर रख के दे दो। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या क्या कुछ करना है इसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करने के लिए। जैसे मैं तो कर चुका हूँ, मैंने टाइटल कर लिया है, मैंने यूआरएल कर लिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन कर लिया है, ऊपर भी होपफुली कि इसी कीवर्ड को यूज़ किया गया होगा प्रॉपरली। तो इमेज में मैंने यूज़ कर लिया है, वो सारी चीज़ें मैंने ना भी की होती। यूज़ कहता है अपना मेन कीवर्ड उठाओ और ये फोकस की फ्रेज जो आपके पास आ रहा है इसके अंदर आके लिख दो। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यूज ने फ़ौरन ये
ये लोड हुआ है, थोड़ा सा उसने फेच किया है और यहाँ पे ग्रीन स्माइली बना दिया है, दैट मीन्स कि आपकी एसईओ बड़ी परफेक्ट है। ये रेड भी हो सकता है, ये ऑरेंज भी हो सकता है। रेड मीन्स बहुत बुरी है, ऑरेंज गुड है, ओके है, और ग्रीन परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है उसमें। तो मैंने जैसी रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फोकस की फ्रेज के अंदर रखना है, मैं अब अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यूज मुझे सजेशन देना स्टार्ट करता है। मैं बताता हूँ कहाँ आती है ये। जहाँ मैंने स्निपेट सारा फिल किया है, इसके नीचे आ जाए, ये आपके पास आ रहा है एसईओ एनालिसिस, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उसने कर दी है। ये सामने एक ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, इसको क्लिक करता हूँ। ये नीचे मेरे पास इसकी सजेशंस ओपन होगी। वो कह रहा है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेज और इट्स सिनोनिम्स डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये वाला कीवर्ड यूज नहीं हुआ। वो कह रहा है कि वो प्रॉब्लम है, उसको उसको कर लें। तो मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपने कंटेंट में मेरी गाइड फॉलो की है तो फिर तो कोई एरर नहीं आएगा। अभी सिर्फ एक प्रॉब्लम है, बाकी सब गुड है। आउटबाउंड लिंक, तो जो एक्सटर्नल लिंक है हमने ऐड किया था, वो हमने किसी साइट को दिया था, फ्री पिक को भी दिया है, कल भी मैंने किसी विकीपीडिया या पता नहीं किस साइट को दिया था। तो आउटबाउंड लिंक गुड जॉब। इंटरनल लिंक्स दिया था हमने, वो हेलो पोस्ट जो सैंपल बनी थी उसको दिया था। की फ्रेज लेंथ, जो आपका कीवर्ड है उसकी लेंथ, गुड जॉब। की फ्रेज डेंसिटी, द फोकस की फ्रेज वाज फाउंड 2 times, दिस इज ग्रेट। अब आर्टिकल 500 तक है तो 2 times उसने तो ग्रेट कर लिया है, लेकिन आपको अराउंड 1% तक जाना चाहिए। की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, की फ्रेज और सिनोनिम्स अपीयर इन द मेटा डिस्क्रिप्शन, वेल डन है। अच्छा, यहाँ पे इसने 2 पे भी देखें ओके कर दी है। अगर 500 वर्ड का वो कंटेंट है, 600 वर्ड का है, तो 5-6 बार मैंने बोला था अराउंड, कम ज़्यादा हो सकता है, 1-2 बार कम, 1-2 बार ज़्यादा। तो हमने इसलिए टोटल भी रिलाई नहीं करना, टूल के ऊपर हमारे अपने कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। ये कुछ 1-2 बार ज़्यादा ऐड होना चाहिए था। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, वेल डन। प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज, यू हैव नॉट यूज्ड दिस की फ्रेज बिफोर, वेरी गुड। इसका मतलब क्या है, आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ही कीवर्ड के लिए एक से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये वो बात कर रहा है, इसको कुछ बोलते हैं, बताऊंगा आपको। तो एक साइट पे एक ही आर्टिकल एक टॉपिक पे होना चाहिए, एक एक कीवर्ड के लिए होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं, वरना हम आपस में कम्पीट करते हैं। की फ्रेज इन सब हेडिंग, जी है, सब हेडिंग H2 में पूछ रहे हैं। इमेजेस अल्टर आल्ट एट्रीब्यूट्स, तो हमने कल, मैंने इमेज आल्ट टैग लगा के आपको दिखाया, उसमें भी हमारा कीवर्ड है। और टेक्स्ट लेंथ 522 वर्ड्स, गुड जॉब। 300 यूज करता है, कम से कम हो। मैंने आपको बताया कि स्टडी बोलती है 1800 वर्ड्स प्लस, 1500 से 2000 वर्ड का कंटेंट हो तो ज़्यादा अच्छा रैंक होता है। की फ्रेज इन द टाइटल, द एग्जैक्ट मैच ऑफ द की फ्रेज अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल, परफेक्ट है। एसईओ टाइटल विड्थ, गुड जॉब, टाइटल भी गुड लेंथ में है। की फ्रेज इन स्लग, स्लग वो जो स्लैश के बाद वाला पार्ट है, ग्रेट वर्क। सब कुछ ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो कह रहा है कि फ्रेज फर्स्ट पैराग्राफ में यूज नहीं हुआ, स्टिल इट्स गुड। तो ये नहीं कि रैंक नहीं होगा उसमें यूज नहीं हुआ तो, लेकिन हम कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर किसी को एसईओ नहीं भी आती, वो उसको फॉलो करता जाता तो उसने कर ही लेना था कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इमेज के बाद ये जो फर्स्ट पैराग्राफ यूज हो रहा है, ये जो पार्ट यूज हो रहा है टाइटल स्टार्ट होने से पहले पहले, इसमें रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आया हुआ। इस वजह से वो कह रहा है कि वो एक प्रॉब्लम है, मिसिंग है। हो जाए ठीक है, नहीं हो सकता, क्राफ्ट ही ऐसा हुआ है तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, बाकी चीज़ें गुड हैं। ये आपको यूज का फ़ायदा है। तो यूज के थ्रू मैंने आपको ये एक आर्टिकल की एसईओ करके दिखा दी रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इसी तरह से आपकी वेबसाइट पे अगर 10 आर्टिकल्स हैं तो 10 के डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे। कोई रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे लिखा हुआ है, कोई किसी और टॉपिक पे लिखा होगा, कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ मल्टीपल टॉपिक्स होंगे, हर टॉपिक पे अलग अलग है, अलग अलग उनका कीवर्ड होगा, अलग अलग उनकी ऑप्टिमाइजेशन है। तो जो काम मैंने इस एक आर्टिकल के साथ किया है, आपको सारे उस वेबसाइट के आर्टिकल्स के साथ करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो डेट वगैरह यहाँ से रिमूव की थी, वो पार्ट निकाल के, वो एक ही बार सब पे हो चुका है। स्लग और ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज ऑल टैग, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और जो ये आर्टिकल की बॉडी में जो अगर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कीवर्ड प्रॉपर यूज़ नहीं हुआ, तो आप खुद यूज़ नहीं करेंगे, आप उसके लिए रिकमेंडेशंस बना के उसको देंगे कि ये प्रॉब्लम्स है, इसको ठीक करवाएं अपने राइटर के थ्रू। मुझसे करवानी है तो मुझसे करवा लें, पर राइटिंग के अलग से चार्जेस होंगे। दूसरा, ये जो काम मैंने अब तक किया है, ये हम हाँ करके देंगे उनको। क्लियर है जी? मुझे बताएं। यहाँ पे तो कोई शैम्पू शैम्पू आ रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं?
चलें यार, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लें, रमज़ान है। गूगल फॉर्म फिल कर देना, फिर सर ने शेयर किया है। जी, सना ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सम टाइम हम मैंने बताना था, मेरे माइंड से ये निकल गया कि हम लोग सर्च करते हैं डिस्क्रिप्शन, या मतलब अपना कोई भी कीवर्ड यहाँ सर्च करते हैं, जो ये डिस्क्रिप्शन आती है वो रैंडम आती है। जैसे ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन तो 160 की है ही नहीं। 160 तो ये है जो डेड लाइन पे जाके ख़त्म हो रही है, ये बड़ी है। और ये ज़रूरी भी नहीं है, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ और दी हुई है, लेकिन जो यहाँ पे गूगल पे आ रही होती है वो कुछ और होती है। तो उस पार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। गूगल थिंक्स, वो सोच रहा है कि ये वाली डिस्क्रिप्शन ज़्यादा रेलिवेंट है, मैं इसको उठा के यहाँ पे देता हूँ, ये ज़्यादा इससे रेलिवेंसी क्रिएट कर रही है। तो हम लोग अपनी डिस्क्रिप्शन देते हैं ऐसा, वो एज इट इज़ भी इंडेक्स होती है, बट समटाइम्स कुछ क्यूरीज के लिए आपकी सेम डिस्क्रिप्शन वहाँ पे नहीं आ रही होती। तो दैट मीन्स कि गूगल, एज पर गूगल, उस डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन वो बेटर थी जो वो डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर आप मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं भी देंगे अपनी वेबसाइट पे, तो गूगल तब भी फैच करता है, तब भी वो अपनी मर्जी से आर्टिकल का जो कोई भी पार्ट, जो रेलिवेंट पार्ट है, उसको उठा के शो करवा देता है। ठीक है, तो इट्स ऑन गूगल, हम लोग अपना पार्ट करेंगे। अगर सम क्यूरीज के लिए वो नहीं कर रहा, तो ये उसके ऊपर है, वो सोच रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादा बेटर है, तो होता है ये। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। जी बिल्कुल, दोनों पे अलग अलग आर्टिकल लिखे जा सकते हैं, दोनों एक अलग अलग कीवर्ड्स हैं, कवर किया जा सकता है अलग अलग, ताकि दोनों कीवर्ड्स के लिए आप इजीली रैंक हो जाए। आप एक ही आर्टिकल के अंदर मल्टीपल डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई करोगे ना उसको टारगेट करने की, तो एक तो ऑप्टिमाइजेशन में बड़ा टफ हो जाएगा, दूसरा ये है कि वो रैंक फिर हर एक के लिए नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने डेडिकेटेड आर्टिकल्स लिखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो उनको डेडिकेटेडली टॉपिक्स को बीट करने के लिए आपको भी डेडिकेटेड आर्टिकल्स चाहिए। जी, यूजुअली कीवर्ड खुद देता है क्लाइंट, अगर नहीं दे रहा तो आप उससे पूछेंगे। अगर उसको कुछ नहीं पता तो आप उसे कीवर्ड रिसर्च का साथ ऑप्शन दे देना कि जी मैं वो करके आपको दे सकता हूँ, ये दे सकती हूँ, उसके लिए आप चार्ज कर लेना। या अगर बड़ी जॉब है तो आप एज अ फेवर दे सकते हैं। पीडीएफ प्रोजेक्ट्स भी अपलोड कर सकते। सैम्पल की बात अगर कर रहे हैं, अगर वो रेलिवेंट है वो वाला गिग वगैरह, तो उस पर कर सकते हैं। जी ऑल क्लियर, कोई इशू तो नहीं इसमें। ये मेटाज हैं, तो एक वेबसाइट पे जितने पेजेस होंगे उन सबके मेटाज होंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट फिर होगा ना, कि 5 पेजेस की साइट है, वहाँ थोड़ा काम करना पड़ेगा, 50 पेजेस के ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपकी उसी तरह से आपकी जो प्राइसिंग है वो भी अप डाउन हो रही होगी। ये अगर क्लियर है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेल कैसे होने हैं। fiverr.com पे जाएं। मैं फाइवर की एग्जांपल ज़्यादा दे देता होता हूँ, साथ उस पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा करें। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ SEO। लोड हो रहे कंप्लीट, उसके बाद देखते हैं ताकि मैं अपीयर करें। SEO मेटा, मैं लिखता हूँ मेटा टैग्स। ये देखें जी, 245 गिग्स अवेलेबल है, सेल्स भी आपको नज़र आ ही रही हैं इस प्रॉपर कीवर्ड के लिए। अब ये पर्सन है 458 सेल्स कर चुका है। मैं ज़रा ज़्यादा सेल वाले देखता हूँ। ये पर्सन 226 इसके फीडबैक्स आ रहे हैं, सेल इससे ज़्यादा ही होंगी। उसके बाद चलो दोनों को पहले व्यू कर लेते हैं। एक छोटा सा स्पेसिफिक पार्ट है, तोड़ के बनाया गया उन पे जैसे वाले को, लेकिन स्टिल ये बिकता है। ये पर्सन 450, आई विल राइट SEO मेटा टैग्स टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस, तो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शंस लिख के दे रहा है। 5 ऑर्डर्स क्यों है, 458 इसके रिव्यूज़ हैं, लेवल 2 सेलर है। ये आपके पास इसकी ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, और पैकेजेस की डिटेल, ये बेसिक पैकेज मतलब वो बेसिक ओवरव्यू आ रहा है। और नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास डिटेल्ड आएंगी पैकेजेस, हर चीज़ उनकी लिखी हुई। बेसिक $5 में करके दे रहा है। ब्रॉन्ज SEO मेटा टैग्स पैकेज, 5 पेज मेटा टाइटल, कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन टैग्स राइटिंग। तो असल में ये
5 पेजेस का मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है बस। टाइटल होगा हाँ जी H1 H2 H3 होगा, वो कहता है नहीं, हेडर्स को मैं टैग्स असाइन नहीं करूंगा, सिर्फ मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज के आल टैग भी नहीं लगाऊंगा, नंबर ऑफ पेजेस 5, कीवर्ड सर्च 5। क्योंकि जिस पेज का भी मेटा टाइटल लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसका कोई ना कोई कीवर्ड तो माइंड में रख के लिखना है ना, तो वो कीवर्ड सर्च रिसर्च में इसलिए उसने 5 लिख दिया है कि 5 पेजेस पे 5 कीवर्ड के लिए 5 मेटा टाइटल और 5 मेटा डिस्क्रिप्शन। तो $1 के अंदर ये एक पेज का 60 करेक्टर का टाइटल और 120 से 160 का डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है बस। उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज में 10 पेजेस के लिए करके दे रहा है और साथ हेडर के टैग्स भी साइन कर देगा। थर्ड वाले के अंदर 25 में करके दे रहा है मस्ट बाय 20 पेजेस मेटा टैग्स प्लस अप टू 20 इमेज आल टैग्स। तो कह रहा है कि टाइटल टैग्स मेटा टैग्स जो हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन उसके साथ मैं 20 इमेजेस जो है ना उनको आल टैग भी साइन करके दूंगा और ये $25 में दे रहा है। जब वो आर्टिकल एडिट कर रहा है, उसका मेटा टाइटल लिख रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, कीवर्ड उसके पास है, तो इमेज के आल टैग ऐड करना कौन सी बड़ी बात है। एक पेंसिल आइकन पे क्लिक करके वो कीवर्ड वहाँ ऐड ही करना था ना, बट उसने उसको भी कैश किया है, उसको भी अलग से पैकेज बना दिया और उसके पैसे ले रहे हैं। तो ये वाला काम एक। दूसरी गिग दिखा लूँ फिर आपसे पूछता हूँ कि क्या ये कोई चीज़ ऐसी दे रहा है जो हमने आज नहीं की। आई विल मेटा टैग्स, मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, आई विल राइट होना चाहिए था। अच्छा मेटा टैग्स एक ही बात है, आई विल डू मेटा टैग्स लिखना था शायद, ये राइट लिखना था। मेटा टैग्स इनको बोलते हैं, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज आल टैग, ये सारे मिला दो, कंबाइन कर दो तो ये मेटा टैग्स बन जाते हैं, उनको मेटा टैग्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये इसके पैकेजेस हैं। नंबर 1 5, ये $5 में 10 पेजेस करके दे रहा है। उसके बाद ये $10 में 20 पेजेस करके दे रहा है, ये 15 में 30 पेजेस करके दे रहा है। मीन्स के ये $1 के अंदर 2-2 पेजेस के मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है। और इसमें ये इमेज आल टैग नहीं लगा रहा, इसमें मतलब और वो जो चीज़ें वहाँ उसने मेंशन की हुई थी, ना इमेज आल टैग ना हेडर के टैग्स असाइन कर रहा है, तो वो भी कर देता ज़्यादा बेहतर होता। दूसरी बात ये, इसके पैकेजेस के अंदर वैल्यू नहीं नज़र आ रही, 10 5 में और 20 10 में। तो ये वाला पैकेज भी 2 बार बाय कर लेता है तो सेम ही बात है, वो इससे इस पे मूव क्यों करे। हाँ 5 कीवर्ड सर्च बस इसमें डिफरेंशिएट कर रहा है, लेकिन उसको अच्छी वैल्यू देनी चाहिए जैसे उस पर्सन ने दी है। 15 में 30 कर रहा है, ठीक है, साथ वो क्या कर रहा है, कीवर्ड बढ़ा दिए 10 करके दूंगा, तो 10 कीवर्ड की बेस पे 30 के मेटर्स कैसे लिखेगा। तो ये बात इसकी थोड़ी सी ना ऐसी है जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। 30 पेजेस हैं तो 30 कीवर्ड तो होने ही होने, तो साथ उसको इमेज आल टैग मल्टीपल चीज़ें देनी चाहिए थी, पेजेस में भी डिफरेंस डालना चाहिए था। ये 10 5 में अगर 10 करके दे रहा है तो 10 में कोई मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे वो लास्ट वाले ने 5 में 5 किए थे तो उसे चाहिए था 10 में 15 कर देता, ठीक है, इनकरेज करने के लिए, क्योंकि थोड़े से पेजेस भी बढ़ा रहा होता कि बड़ा पैकेज लोगे तो तुम्हारा कुछ काम फ्री में हो जाएगा, कुछ पेजेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कुछ इस तरह की फेवर होती। तो बहरहाल ये उन्होंने दिया हुआ, तो इसमें सिर्फ मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बिक रही है। बताएं ये जो चीज़ है ये समझ आ रही है जी। गिग बनानी है इसलिए तो मैंने आपको बताया मेटा टैग्स, और आपको दिखा भी दिया है जो 2 अच्छी सेल हो रही थी किस तरह से नजर आ रही है। गिग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। साजिद, हाउ मेनी मोर डेज रिक्वायर्ड फॉर एसईओ, हमारे कंप्लीट करने के अंदर या रैंक करने के लिए चाहिए होते हैं, क्या पूछ रहे हैं आप। अंजा हमने किया है, मैंने हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट सैम्पल पोस्ट बनी हुई थी, मैंने उसको इंटरनल लिंक दे दिया था एग्जाम्पल के लिए। काफ़ी चीज़ें ऑफ कर रहे हैं, वो बता दें जी। कीवर्ड रिसर्च में बताएं मुझे क्या ऑफर कर रहे हैं। क्लाइंट अपलोड करेगा तो हमारी वेबसाइट भी शो होगी, वो तो जस्ट क्लाइंट ही की वेबसाइट पे अपलोड होगी जी। जो काम भी कर रहे हैं, मुझे क्वेश्चन जो समझ आया मैं उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर रहा हूँ। खान साहब ने जो पूछा है, जो हम लोग काम कर रहे हैं जो हम क्लाइंट की वेबसाइट पे कर रहे होंगे, ये तो सिर्फ सैंपल के लिए आपके सीखने के लिए है, तो इसकी जगह क्लाइंट का लॉगिन होगा, सब कुछ क्लाइंट का होगा जी। गिग्स बना लें, कर लें, गिग्स बना लें। अब बस आपके क्वेश्चन लेने हैं, मैंने क्लोज कर दिया बस आज का लेक्चर। जिनको समझ आ गई है परफेक्ट है, समझ किसी को नहीं आई वो पूछ ले, जिसे सब क्लियर है जानना चाहता है वो जा सकता है, अटेंडेंस बस फिल करके जाना। और
बाकी जो लोग क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं उनके लिए मैं हूँ यहाँ पे। फहद, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स एसईओ यूज्ड के अलावा मेटास के लिए एसईओ के प्लगइन्स जो हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप लिख लें, एक है ऑल इन वन एसईओ पैक, और एक है रैंक मैथ, जो आजकल ज़्यादा चल रहे हैं ये रैंक मैथ, और एक ये यूज्ड एसईओ मैंने आपको भी बताया। तो ये तीन है यूज्ड एसईओ। एसईओ के लिए यही है, आप इनके नाम देखोगे, लेकिन कोई भी और भी आ गया तो इशू कोई नहीं होना चाहिए आपको। तो यूज्ड एसईओ, ऑल इन वन एसईओ पैक, रैंक मैथ। आप ना जिस पे मर्जी बना लें, हमें बस वर्डप्रेस चाहिए, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरी की हैं। शाहीन, एक पोस्ट पहले से बनी हुई थी हेलो वर्ड के नाम से, मैंने उसको दे दी थी इंटरलिंक, उसको दे दिया था। आप कोई भी एग्जांपल दूसरी बना के उसको इंटरलिंक कर दें प्रैक्टिस के लिए, वरना इंटरनल एक्सटर्नल लिंक में फ़र्क कोई नहीं है। लिंक करने का मेथड जो है, सिर्फ एक्सटर्नल को मैंने गियर साइन पे क्लिक करके ओपन न्यू टैब किया था। जी बिल्कुल, जो आपने साइट्स बनाई हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हैं। क्लाइंट के केस में क्लाइंट की साइट आपके पास आएगी। ऐसे कह रहे हैं कोई टॉपिक ऐसा हो जो एसईओ वाइज अच्छा ना हो, लेकिन अगर उसको पेड उस पर एडवर्टीजमेंट करें तो वो फर्स्ट पेज पे शो हो जाएगा। ऐसा शो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको उसकी सर्चेज नज़र नहीं आ रही, कीवर्ड टूल आपको पेड की भी सर्चेज बता रहा है ना, उसका कंपटीशन और सब कुछ उसका भी बता रहा है। तो रिसर्च वो पेड के लिए भी है और दूसरे के लिए भी है, एसईओ के लिए भी है। तो अगर वहाँ सर्च ही नहीं है तो फिर अपीयर तो आप हो जाओगे, ऐड लगाओगे, नजर आ जाओगे, लेकिन उसको कुछ देखने वाला नहीं होगा। जी, क्लाइंट अपनी साइट का लॉगिन देगा, लॉगिन पासवर्ड सब कुछ देगा। जी 20 पेजेस के टाइटल की समझ नहीं आई जी। अगर आपके साइट के ऊपर 10 पेजेस हैं और 10 पेजेस अलग अलग टॉपिक्स पे लिखे हैं, 10 पेजेस के अलग अलग 10 मेटास होंगे ना, उसके आर्टिकल के अकॉर्डिंगली उसका टाइटल 10 का चेंज होगा, उनकी डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगी। तो हर एक की अलग अलग होगी, सेपरेट होगी। जितने पेजेस हैं एक साइट पे, उतने पेजेस के आपको मेटास ऐड करने पड़ेंगे। अब वर्ड्स पे स्लो है, 000 वेब होस्ट भी बना के देख लें, सेम ईमेल से बना लेना, जो अच्छा लगे वो यूज़ कर लें। मैंने पूछा है कौन सा प्लगइन यूज़ करेंगे, आमना ने। प्लगइन, प्लगइन कौन सा, मुझे नहीं समझ आई, कौन सा वाला प्लगइन आप पूछ रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स मेटा टैग्स क्या होंगी? मेटा टैग्स की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि जी हमें कम से कम उसकी साइट चाहिए और उसका लॉगिन चाहिए, हम जाके ऐड कर सकें। और अगर वो विलिंग नहीं होगा हमें देने में लॉगिन, तो हम लोग उसको वर्ड में लिख के दे देंगे, हर पेज का खुद ऐड करता रहे। लेकिन हम उससे मांगेंगे प्लीज़ गेट मी योर वर्डप्रेस एडमिन या योर वेबसाइट एडमिन सो दैट आई कैन गेट इन एंड ऐड मेटास, हम इस तरह उसको बोलेंगे। तो हमें लॉगिन चाहिए अगर हमने खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हेडर टैग्स तो तब भी लगेंगे ना जब हम उसको ओपन करके उसको इंप्लीमेंट करेंगे। हम आर्टिकल तो लिख नहीं रहे कि हम उसमें लगा के दे दें और वो कॉपी पेस्ट करें तो लग जाए। उसके ऑलरेडी रिटन आर्टिकल्स के अंदर भी हेडर्स ऐड करने हैं, इमेज आल टैग ऐड करने हैं, तो वो हमें उसका लॉगिन चाहिए होगा। हाउ वी कैन डू आवर आर्टिकल इन गूगल इंडेक्स? सरफराज बस पेशेंस रखिए, अभी आगे गूगल सर्च कंसोल आ रहा है। उसके अलावा मैं आपको वैसे भी चेक करने का मेथड बताऊंगा कि गूगल में चेक कैसे करते हैं सबमिशन के बाद भी कि इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ। तो आने लगी हैं चीज़ें ये। सोहेब, फीडबैक आना स्टार्ट हो गए हैं, मेरी मास्टर से बात हुई है, वो चेक कर रहे हैं वन बाय वन। जी 10 पेजेस, 10 आर्टिकल्स, जितने पेजेस होंगे आपकी साइट पे। आप इसको ना मेटा टैग्स को लिख के ना साथ कोई वर्ड के अंदर भी लिख के रख लेना, मतलब मेटाज वगैरह जो हैं, तो अगर कोई मांगे तो उसको शो करवा देना जी कि मैंने ऑन पेपर मतलब ऑन वर्ड उनको लिख के दिए थे किसी क्लाइंट को। वरना तो कोई रियल साइट हो तो वहीं पे दिया जा सकता है, ये तो सैम्पल साइट है। रना सिर्फ टाइम डिपेंड करता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, बेस्ड ऑन द कंपटीशन, 6 मंथ भी लग सकते हैं। स्लो प्रोसेस है एसईओ।
आपको पेजेस की समझ नहीं आ रही? अब एक साइट है ना, उसके ऊपर होम पेज है, अबाउट अस है, सर्विसेज का पेज है, सर्विसेज के अंदर एसईओ, सोशल मीडिया है, पेड एड्स हैं, ये सब कुछ पेजेस बने हैं। तो सारे पेजेस डिफरेंट टॉपिक पे है ना, तो हर पेज के मेटाज उसके अकॉर्डिंगली होंगे। जो एसईओ पेज का मेटा होगा उसमें एसईओ के अकॉर्डिंगली आप ऑप्टिमाइज करोगे। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का सर्विसेज का पेज है उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ऑप्टिमाइज करोगे। जो अबाउट अस है उसको अबाउट अस के रिलेटेड आप उस पर लिखोगे। जो कॉन्टैक्ट अस है उस पर कॉन्टैक्ट अस का लिखोगे। तो इस तरह हर पेज का एक डिफरेंट थीम होता है, उसके अकॉर्डिंगली इसके मेटाज लिखने होते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम सेम ही मेटा लिख के सब पे कॉपी पेस्ट कर लें सारे पेजेस के लिए। तो वेबसाइट के ऊपर जितने पेजेस हैं उन सबके अलग अलग मेटाज होते हैं। वो मेटाज होते हैं उसके मेन थीम के अकॉर्डिंगली। मैंने बताया जी प्रिसाइजली बताना है उस पेज में क्या डिस्क्रिप्शन है। तो आपकी साइट पे 5 पेज हैं, तो पांचों पे सेम बात तो नहीं लिखी होगी, सब पे अलग अलग बातें लिखी होंगी। तो उनकी डिस्क्रिप्शन भी अलग होंगी, वो अलग अलग टाइटल्स होंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे लिखे होंगे। तो फुली समझ आ गई होगी आपको। जी, आप वेबसाइट का आइकन लगा के उसको भी लिंक कर सकते हैं। वो क्वेश्चन कहाँ स्किप हो गया, मेरे तो ये समझ आई थी। देखिए मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ये एक साइट है, तो ओपन करके समझाने लगा हूँ। जिनको समझ नहीं आ रही, 10 पेजेस, 20 पेजेस, 50 पेजेस, ये सब चीज़ें क्या है। एक वेबसाइट के ऊपर एक पेज थोड़ी होता है। मैंने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मैं कल को दूसरा आर्टिकल नहीं पब्लिश करूंगा, परसों तीसरा करूंगा। कल को मैं कर रहा हूँ, आज रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के कल मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, परसों कोई और टॉपिक मेरे माइंड में आएगा, वो मैं उसके रिलेटेड लिख के वहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो हर जब टॉपिक डिफरेंट है तो उसके मैटर्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि मैटर्स प्रिसाइजली बता रहे हैं। टाइटल में बता रहा हूँ किस पेज में क्या है, डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ उस पेज में क्या है। तो हर पेज में सेम चीज़ थोड़ी होगी। ये देखें, अब ये एक साइट है। अब इस साइट के ऊपर ये आर्टिकल्स लिखे हुए आ रहे हैं, ये ऊपर भी इसके पेजेस बने हुए हैं और ये आर्टिकल्स हैं। यू मस्ट आस्क कोचिंग बिजनेस क्वेश्चंस, एक ये है, फिर ये है। फिर आप नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो ये मल्टीपल टॉपिक्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ बिल्डिंग अ सेल्स फनल, अब मैं इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब के अंदर। उसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ जी। ये मेरे पास मल्टीपल आर्टिकल्स इधर आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये आ रहा है 50 बेस्ट बिजनेस कोचेज, इसको ओपन कर लिया। तो अब ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ये एक पेज है, ये दूसरा पेज या पोस्ट है, जो भी आप इसको कह लें। अब ये पोस्ट जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है बेस्ट बिजनेस कोचेज के ऊपर। तो आप देखें यूआरएल में बेस्ट बिजनेस कोचेज आ रहा है, और इसको टोटल जो ऑप्टिमाइज किया गया होगा ना बेस्ट बिजनेस कोचेज के ऊपर किया गया होगा। इसके जो मेटाज हैं वो भी बेस्ट बिजनेस कोचेज के रिलेटेड लिखे होंगे, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। सेम वे से अब दूसरी पोस्ट है, ये है बेनिफिट्स ऑफ बिल्डिंग अ सेल्स फनल। तब ये डिफरेंट टॉपिक है। अब इसके जो मेटाज होंगे वो इसके अकॉर्डिंगली होंगे, टाइटल उसका इसके अकॉर्डिंगली होगा, डिस्क्रिप्शन उसकी इसके अकॉर्डिंगली होगी, इसमें क्या है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हर वेबसाइट के ऊपर जितनी पोस्ट पेजेस हैं क्लाइंट के साइट पे, उसके अकॉर्डिंगली हम उतना ही काम करेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ, कोई भी साइट सिर्फ एक पेज के साथ नहीं होती। रीच फास्ट जा रहे हैं लिटरली। यकीन माने मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ आपको इसलिए कि आप लोग मेरे साथ साथ चलें और आपकी साइट्स पे आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। चीज़ें नहीं है बट डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट करें। अगर आपको एक दफ़ा समझ नहीं आ रही, वीडियो को दोबारा देख लें। दोबारा देख के भी समझ नहीं आ रही, मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। तो आपने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ कमिटेड होके जो मैं करवा रहा हूँ साथ साथ करते जाएं। जैसे यहाँ पे पेजेस का किसी को इशू नहीं आ रहा, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है, फिर नहीं इशू आ रहा, मतलब क्लियर फिर नहीं हो रहा, फिर पूछे मुझसे, मैं फिर क्लियर करूँगा। यहाँ पूछे, यहाँ करूँगा, इनबॉक्स करें, ग्रुप में पब्लिश करें, मैं करूँगा। वहाँ पे भी आपको बाजिद साहब हैं वो भी होंगे, मैं मेरा रिप्लाई नहीं आता उनका आ जाएगा। तो आपको साथ साथ सपोर्ट, फुल सपोर्ट मिल रही है। ये आपके पास सबसे बड़ा मोटिवेशन का पॉइंट है कि आपको कोई ये नहीं कह रहा कि बस करवा दिया है, करना है कर लो, नहीं करना है तो ना करो। आपको साथ साथ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नहीं होता कोई इशू नहीं है, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। तो थोड़ा सा देखिए चीज़ों को, जहाँ पे मिस होता है, समझ नहीं थी, दोबारा देख लिया करें। प्रॉब्लम होती है, इन कॉन्टेक्ट रहें। कम्युनिटी हमने बनाई हुई है, ग्रुप बनाया, उसको यूज़ करें, उसमें पोस्ट करें। अपने कोलीग्स जो आपके आसपास आपके फेलोज हैं वो आपको हेल्प कर रहे होंगे, मैं कर रहा हूँ आपको हेल्प आउट।
तो फिर इसमें इससे बढ़ के मुझे बताएं मोटिवेशन कुछ चाहिए कि आपके पास इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैंड्स आपके साथ हैं, तब करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप बताएं मुझे। मेटाज वर्डप्रेस बेस नहीं, हर तरह के साइट्स के ऊपर ऐड होते हैं, बट वो ऐड जो है मतलब उस पे कैसे करना है, उनके मेथड थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे। मेटाज होने चाहिए। अब शॉपिफाई है, जूमला है, मजेंटो है, डिफरेंट साइट्स हैं, इनके ऊपर जगह है ऐड करने की, बस आपको फाइंड करना पड़ेगा कहाँ जाके ऐड होने। कस्टम साइट है जो टोटल कोड में बनी हुई है, उसमें कोड के थ्रू ऐड करना पड़ेगा। वर्डप्रेस में भी हो कोड भी ऐड हो रहा है सब कुछ, लेकिन यूज ने क्या किया, फ्रंट एंड पे हमें जो बड़ा अच्छा सा एक बॉक्स बना के दे दिया है, हम बड़ा इजी सा इंटरफेस बना के दे दिया, हम उसमें कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं या लिखते जा रहे हैं। बैक एंड पे वो कोड भी ही ऐड हो रहा है जो गूगल देख रहा है, तो हर साइट पे ऐड होते हैं। फोकस की फ्रेज मैंने लिखा था 5 सिंपल एंड इजी स्टेप्स टू वेट लॉस। इतना लंबा कीवर्ड लिख दिया है, ये टाइटल लिख दिया है आपने, इसमें आपका कीवर्ड क्या है? इजी स्टेप्स टू वेट लूज अगर है तो वो आप करें, उसको सर्च करें। आफ्ताब काफ़ी ट्राई की, क्वेश्चन पूरा लिख दिया करें, मुझे रिलेट नहीं हो रहा था, पहले मैंने पढ़ा है आपको इसके बारे में, किस चीज़ की बात आपने की है। सर मेरे प्रॉब्लम 6 हैं। राबिया देखे कीवर्ड कौन सा टाइप किया आपने, भी टाइटल तो नहीं लिख दिया। जी, अगर क्लाइंट की साइट है उसमें 5 आर्टिकल्स लिखे हैं तो वो आपने उसको 5 आर्टिकल्स के हिसाब से चार्ज करना है, क्योंकि आप 5 आर्टिकल्स को क्लिक करके ओपन करके उनके अंदर मेटाज लिख रहे होगे, उनकी मेजॉर टैग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, सब कुछ उनका काम कर रहे हैं आप, तो 5 के हिसाब से आप उसको फिर पैसे चार्ज करेंगे। रोजी एक पेज पे 5 पोस्ट नहीं हो सकती। मतलब जैसे आप अगर इसको आप ले रहे हैं माइंड में, तो हाँ जी ये ब्लॉग पेज है जहाँ पे सारी की सारी रीसेंट पोस्ट आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉग पेज में भी हमने एसईओ की हुई है कि यहाँ पे हमारी ब्लॉग पोस्ट है, और उसके अलावा जितनी यहाँ पे ये पोस्ट आ रही हैं जो मैंने वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट बनाई थी ना, ये बिल्कुल वैसे ही ये सारी पोस्ट बनी हुई है। तो इन सबको भी वन बाय वन क्लिक करके देखिए, यहाँ पे 10 पेजेस से भी ज्यादा जा रहे हैं, और एक पेज पे 10 पोस्ट भी हों तो 100 पोस्ट या उससे ज्यादा पोस्ट है यहाँ पे, उन सबके मेटाज हैं यहाँ पे। फेसबुक यूजर्स चेक क्यूरीज इन योर इनबॉक्स, इंशाल्लाह मैं करूँगा। मैं ट्रैवल कर रहा था, आज वापस जा रहा हूँ, मैं करता हूँ, उसके बाद जरा रूटीन में आ जाऊँगा। आफ्ताब साइट ओपन नहीं हो रही, स्क्रीनशॉट भेजें मुझे, आज की डेट में इंशाल्लाह ये सारे साइट वाले इश्यूज फिक्स कर लेंगे हम लोग, और दोनों प्लेटफॉर्म ट्राई कर लें, ताकि कहीं पे बनती है तो बस बन जाए, आपका काम हो जाए। रीच ट्राई करें कॉप अप करने की, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं काम दे रहा अभी, एक पेज के लिए जो काम मैंने आपको आज बताया है ना, आप खुद करेंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो ट्राई साथ साथ कर लिया करें, चीज़ें करते जाएं, ताकि एक दफ़ा आपके हाथ से गुजरती जाएं, कल को आप दोबारा करेंगे तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि मैंने क्या किया था। तो थोड़ा सा करें, जो थोड़ा बहुत रह जाए वीकेंड पे करें, वीकेंड आपके पास होता है, वहाँ पे कवर किया करें, एक वीक का काम नेक्स्ट वीक में लेके ना जाएं। क्लाइंट ने ये पूछा आर्टिकल कब रैंक होगा, राना साहब उसका कीवर्ड फाइंड करें, उसका कीवर्ड चेक करें, कंपटीशन वगैरह जो उसके अगेंस्ट रैंक साइट्स हैं वो कैसी हैं, वो सारा देखने के बाद हम बता सकते हैं कि क्या है। मुझे अब इनबॉक्स करना, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। कोड पर मोर डिस्कशन होगी सर, कोड हम बस करेंगे जब हम कस्टम साइट की बात करेंगे, तो थोड़ा सा कर लेंगे इसको। और ये क्लाइंट की साइट पे होपफुली कि इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स होंगे, नहीं होंगे तो हम लोग फिर रेलिवेंट रिसोर्सेज फाइंड करके उसकी साइट पे जो रेलिवेंट होंगे वो हम लोग लगा देंगे इंटरनल, और जो कुछ हम बाहर से सोर्सेज फाइंड करके जहाँ पे उसकी साइट पे डाटा अवेलेबल नहीं है उस चीज़ के रेलिवेंट, बट हमें लगता है कि यहाँ होना चाहिए, तो हमको एक दो लिंक फाइंड करके बाहर एक्सटर्नल भी दे देंगे,
वो विकिपीडिया हो सकता है, वो कोई और अच्छी साइट हो सकती है, किसी अच्छी साइट को देंगे। शेगन कह रहे हैं ऑलरेडी है वर्डप्रेस साइट। हाँ ठीक है, wordpress.com पे ना हो बस, ये ख्याल रखिएगा, वो लिमिटेड है फ्री वर्जन। सैयद सुहेब, जो हम कर रहे हैं ना इंशाल्लाह, देखो प्लगइन से हमने गुजर जाना है। प्लगइन सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है। थीम का डेमो इंपोर्ट करना, थीम इंस्टॉल करना, उसके बाद मेन्यू वगैरह सेट करना, विजेट्स को यूज़ करना, ये कुछ चीज़ें रह जाएंगी वर्डप्रेस पे, तो मैं इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर बताऊंगा। मतलब हो सकता है लेक्चर्स में करवा दूं, हो सकता है उसकी एक अलग की वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दूं, जैसे मैंने वर्क वगैरह पे की है। अबाउट अस के ऊपर ना असल में कंपनी के नेम के लिए या अबाउट, वो इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन होती है, वो कोई ऐसा सच कीवर्ड नहीं होता अबाउट अस का। तो मेटास हम दे देते हैं, अपने बता देते हैं कि हमारा क्या है क्या नहीं है। नहीं भी देंगे तो चलेगा, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, फेच कर लेगा, लेकिन दे देंगे तो ज़रा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो सादिया, मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, फोकस कीवर्ड में ऐड करने के बाद, नीचे सब कुछ ऐड करने के बाद वो स्माइली क्या कन्वर्ट हो रहा है, किस तरह से जा रहा है आपके पास, क्योंकि होना चाहिए अगर इतने छोटे छोटे कीवर्ड लगा रहे हैं और अगर आपने ऑप्टिमाइज भी किया हुआ है। जी कर लें पब्लिश, आपकी साइट फिलहाल इंडेक्स मोड में नहीं है, ये गूगल पर इंडेक्स नहीं हो रही फिलहाल, तो पब्लिश करें, जो मर्जी करें इसके साथ। हमजा, वो आर्टिकल कौन सा है जो हमने किया है, वो तो पब्लिश मैंने किया है, ये तो प्रैक्टिस है, इन प्रैक्टिस। ये तो आपकी जो साइट इंडेक्स में नहीं हो रही, ये ब्लॉक है। ऐसा नहीं, आसान ही है, सिर्फ प्रैक्टिस है, ये सब चीज़ें बड़ी इजी हैं, सिर्फ प्रैक्टिस है। आपको थोड़ा सा एक दो बार चीज़ आपसे हाथ से गुजरेगी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो बड़ा क्लियर होता जाएगा। अब आपने मेटास की भी गिग बनानी है, मैंने आपको आज हाईलाइट कर दी है, और कल जो मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह उसकी भी गिग बनेगी। ये हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है, कुछ टूल्स आ रहे हैं, वो टूल्स करवाने के बाद उसकी भी बन सकती है। तो ये जो मैंने अभी तक पार्ट बताया, ये सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट था, क्योंकि ये हर एक पोस्ट के साथ, पेज के साथ आप कर रहे होते हो, उस वजह से थोड़ा ज़्यादा था ये, इसलिए पहले मैंने ये कवर करवा दिया है। प्लगइन कौन सा बात कर रहे हैं साजिद आप? एसईओ के टूल्स वगैरह वो भी मैं आपसे ऐड करवाऊंगा, बाकी क्रोम प्लगइन नहीं, समझ नहीं आई, इज इट सेम? अच्छा अच्छा हमजा, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा, जो आर्टिकल्स मैंने रैंक किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो। स्टैटिक पेज के ऐसे में क्लाइंट के, तो उसका क्या प्रोसेस है? कुछ भी नहीं है, नाम के लिए, बिजनेस नेम के लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगा अबाउट अस, कुछ भी नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं होता है इसका, मतलब एज सच। जी, अगर क्लाइंट पूछ, जी जी, वो हम साथ मैंने बात पढ़ ली है उनकी, मैं इंशाल्लाह एग्जांपल्स को शेयर करूंगा। अच्छा, आज वीडियो वीडियो पे कोई भी नहीं आता, सारे यहीं पे पूछते रहते हैं, मैं भी यहीं पे आंसर देके चला जाता हूँ। अगेन बता रहा हूँ, जो जाना चाहता है जा सकता है, जब लेक्चर एंड होता है ना, मैं तो अब एक दफ़ा बता दिया करूंगा, ताकि अगर किसी ने जाना हो तो वो चला जाए, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, जो मेन लेक्चर है बस वो किसी का मिस ना हो, द पॉइंट इज। वकार, जो आपने फ्री पिक्चर डाउनलोड करते हो ना, वो आपकी जिप फोल्डर के अंदर होती है, कंप्रेस्ड फोल्डर के अंदर होती है, उसको अनकम्प्रेस करें, अनजिप करें, फिर उसके अंदर से पिक्चर निकलेगी। वो असल में आपको साथ वेक्टर इमेज वगैरह भी दे देते हैं, इसलिए वो एक जिप्ड फाइल के अंदर देते हैं सब कुछ। जी हमजा सफदर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है। आपको आ रही है मेरी बात? जी जी आ रही है, जी, जी। आ रही है, आ रही है, मैंने अरे कहा। सर, पूछना था कि
कि सर ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा है कि रैंक करवाना हो ये सब कुछ, तो हम जब डिलीवरी टाइम उसमें रखेंगे तो कितना डिलीवरी टाइम रखना है, यानी कि यार ये कितनी डिपेंड देर में करेगा, हम यानी कि रैंक ये करवा। डिपेंड करेगा, लेकिन असल में पता है कि हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमने इसके अंदर से ही कम से कम भी 6 से 7 सर्विसेज निकालनी है। तो एसईओ जो है ना, ऑन द होल जो पूरा रैंकिंग प्रोसेस है वो तो एक पार्ट है ही है, वो भी अलग वो होता ही होता है। उसके अलावा इसके काफ़ी सारे पार्ट्स भी हैं जो सेल हो रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको मेटास का आज बता दिया है, मैं आपको कल टूल्स बताऊंगा, टूल्स की इंस्टॉलेशन का काम वो भी लोग देते हैं। जब आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा, तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वन ऑफ द हॉट सेलिंग गिग ऑन फाइवर, और हर जगह पे हो रहा है क्योंकि एसईओ का वो पार्ट है, उसका इन्फ्लुएंस है एसईओ के ऊपर। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एक गिग बनेगी, टूल्स इंस्टॉलेशन एक बनेगी, मेटास की एक गिग बनेगी। फिर आपका जब एसईओ कंप्लीट हो जाएगा ऑन पेज वाला, तो ऑन पेज एसईओ फिक्सेस की अलग से एक पूरी की पूरी गिग बनेगी, जिसमें आप टेक्निकली एसईओ को फिक्स किया करोगे। उसके बाद फिर ऑफ पेज पे हम जाएंगे, तो ऑफ पेज में बैक लिंक्स आप करोगे। अब बैक लिंक्स अकेले सिर्फ बैक लिंक्स लगाने की गिग्स बन सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स के बैक लिंक्स लगाने की, ऑन द होल सिर्फ ऑफ पेज एसईओ करने की। और फिर एट द एंड होगा कि पूरी एसईओ जी, आई विल रैंक योर वेबसाइट विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स, मतलब जो भी हमारा हमने अपना पैकेज बनाया होगा, हम कीवर्ड के हिसाब से जा रहे होंगे, तो हम उस तरह से बनाएंगे। उसमें हमारा मंथली प्राइसिंग होगी हमारी। तो हम लोग छोटे छोटे गिग्स बनाते जाएंगे, जिसपे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो इतनी पावरफुल गिग्स हैं कि उस अकेली गिग्स के ऊपर लोग टॉप रेटेड बने हुए हैं, लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल शेयर करूंगा क्या कुछ किया हुआ है। तो फिर सही। हम लोग मेन पे भी जाएंगे कि अब एसईओ ऑन द होल पूरी कैसे होती है, और उसके लिए आपने मंथली प्लान में कन्वर्ट करना है। एक पर्सन आपके पास ऑन पेज कराने आया है, कैसे स्पीड भी उससे करवानी है, उससे उसके लिए भी उसको अपसेल करना है, फिर उसको ऑफ पेज पे भी अपसेल करना है, उसको पूरे प्लान पूरे एसईओ कैंपेन के अंदर लेके आना है आपने। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ साथ हाईलाइट करता जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि हम जब तक एसईओ पूरा नहीं होगा कोई चीज़ बिकेगी नहीं, हम सेल नहीं कर सकते, कुछ अर्न नहीं कर सकते, तो सब कुछ होगा। ठीक है। और एसईओ आपके अपने लिए भी काम आएगी, क्योंकि हर काम के बाद जो भी नेक्स्ट चीज़ें मैं करवाऊंगा, एट द एंड आपको एसईओ को ही पंच करूंगा कि आप ये वाला करो, और आप अपने लिए रैंक कर सकते हो, आप किसी के लिए रैंक कर सकते हो, आप इससे अर्न कर सकते हो। क्लियर है जी? बिल्कुल। सर शॉपिफाई और मैजेंटो का थोड़ा बहुत बताएंगे आप? शॉपिफाई तो मैं कंप्लीट बताऊंगा, इवन कि आपको साइट भी बनाना इंशाल्लाह उसमें सिखा दूंगा मैं। और सही। जो मजेंटो है, मजेंटो के अंदर एसईओ वाला पार्ट कर लेंगे, वो ठीक है इंशाल्लाह मैं ठीक है। कोशिश करूंगा कोई वीडियो बना दूं, और कस्टम की भी। और जो उसमें डेवलपमेंट वाला पार्ट वो नहीं करेंगे मजेंटो का, ठीक है ठीक है। चलिए एसईओ ठीक है वैसे सर। इंशाल्लाह कर देंगे। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अभी और कौन है? चलें, और तो मेरे ख्याल में कोई नहीं आना चाहता। ठीक हो गया। नहीं, हर गिग के लिए नंबर लगनी चाहिए, बस वो तो अकाउंट के लिए चाहिए था ना, अकाउंट बन गया तो बस दैट इज़ इट। अब दोबारा आपको कुछ नहीं चाहिए, अब आप सिंपल बनाओगे। गिग पे नंबर नहीं रिक्वायर्ड होता जी। आप सेलिंग जो है, यही तो बात है, हमने $5 के अंदर पैकेज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 5 में चीज़ बेचनी नहीं है, हमने उसको कन्वर्ट करके 30-50 में लेके जाना है, कम से कम उससे भी ज़्यादा में लेके जाना है। ये भी एक आर्ट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब एक पर्सन आपके पास आ रहा है, वो छोटे सी चीज़ को हाईलाइट करता है, आप उसको एनालाइज करोगे जब चीज़ों को, आपको पता लगेगा कि ज़्यादा चीज़ें इसमें ख़राब है। उसको बताओगे भाई कि ये 5 वाली चीज़ नहीं है, ये 50 वाली चीज़ है, ये 30 वाली चीज़ है, तो वो कन्वर्ट होगा। 5 तो हम ले रहे हैं कि सिर्फ लोग आएँ और हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट हों, हमें सिर्फ मैसेज करें या हमसे बात स्टार्ट करें। आगे हमारी कम्युनिकेशन स्किल है कि हम किस तरह से उसको बड़े ऑर्डर में अपसेल करके कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, मेरा ख्याल है आज वाइंड अप करते हैं। जो किसी का क्वेश्चन हो तो ग्रुप में पोस्ट करे, इनबॉक्स करे, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अटेंडेंस देख लेना, कोई रहना गया हो, बार बार जैसा पोस्ट कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।